पीओएस होता है और S2COS होता है दोस्तों। सो हम कहेंगे अरे यार खान जी यार, पहले तो बेस्ट विशेस और वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस एंड वेरी हैप्पी ईद फ्रॉम आवर साइड। भाई आपको ईद मुबारक हो यार। भाई मुझे नहीं पता था कि आज उन्होंने ऑफ नहीं रखा, आई डोंट नो, ऐसा तो नहीं है खान, बट ऐसा तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तेरे को लग रहा है खान कह रहा है यार और छुट्टी नहीं की आज। भाई ये तो देख यार मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब किसी को ध्यान नहीं रहा हुआ है मैनेजमेंट ने, क्या पता क्लास नहीं लगाई, क्या पता इसलिए तुम्हारा तो सिलेबस आने को है बैच, क्योंकि एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है जुलाई वाले बैच की, तो लेट उनकी बात तो लगे, तो कोई भी दिल पे ना ले। पहले तो सभी जितने बच्चे यहाँ पे सभी को ईद मुबारक भाई मेरी तरफ से, और आप सबको बेस्ट विशेस, सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस भाई। खान बस इतना कर सकते हैं कि आप आज के लेक्चर को स्किप कर दो यार, इसको कल देख लेना, और क्या कर सकता हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ, आई कांट से एनी मोर भाई, ठीक है, आई कांट से एनी मोर। तो प्लीज खान अब हम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप इसके पहले अगर आज क्लास थी तो आई थिंक 88 वाला नंबर है, आप सबको मैं बताता हूँ एक सर्विस नंबर दोस्तों, इस नंबर को सब आप सेव कर लीजिए, सर्विस नंबर 8800443866 8800443866। पहले तो इस नंबर को सब बच्चे सेव कर ले। कुछ बच्चे जैसे कल भी कह रहे थे कि सर पीडीएफ अपलोड नहीं हुई, तो भाई ऐसी कोई भी अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड क्वेरी हो, कोई भी पीडीएफ रिलेटेड क्वेरी हो, कोई भी टेक्निकल क्वेरी हो, या फिर कोई और भी आपको डिस्कशन करना है, जैसे कि कोई छुट्टी का कह रहा था खान जी, छुट्टी का कह रहे हैं भाई, ऐसे सिनेरियो में मैं ये कह सकता हूँ कि भाई आप इस नंबर को एक बार सेव कर लेते हैं, मॉर्निंग में आप इस नंबर पे कॉल कर लेते हैं, बता देते हैं कि भाई आज तो ईद छुट्टी कर देते, क्योंकि मैं तो अभी जस्ट क्लास में एंटर किया, मुझे तो अभी समझ में आया भाई आज तो ईद भी है और होनी चाहिए, जनरल छुट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल आपके साथ हूं, बट क्या करें अब, आई डोंट, एकेडमिक्स की बातें होती है, एकेडमिक्स में जब एग्जामिनेशन सामने आते हैं तो सब छुट्टियां भी कैंसिल हो जाती है, सब ऊपर नीचे हो जाता है। सो अब आई कांट, ये क्लास तो कंटिन्यू हो चुकी है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। आगे जो शाम वाली क्लास है उसके लिए एक बार आप इस नंबर पे बोल दीजिए, देखते हैं क्या हो सकता है। सो प्लीज अभी के लिए तो हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आइए आगे चलेंगे, 880044 नंबर, इस नंबर को अपनी तरफ सेव करके रखिए भाई, और सेव भाई प्लीज एक्स्ट्रा कमेंट्स नहीं, सब बच्चे जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैंने आपको बहुत बार समझाया है, लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कशन नहीं करना होता, अपने मन की भावनाओं को कंट्रोल करो। एक जेन्युइन कमेंट है उसका पढ़ना बनता है, मैंने पढ़ लिया, इसके अलावा मैं किसी का एंटरटेन नहीं करूंगा। बी फोकस ऑन व्हाट वी आर डीलिंग राइट नाउ, हम स्टूडियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसे फोकस करेंगे, एक एक्स्ट्रा बात बताई, इसको सुनना था बस, इसके अलावा कोई कमेंट नहीं करना था, ठीक है। सो प्लीज 8800443866 इसको फॉरएवर सेव करके रख लीजिए, कैमरा सर्विस नंबर, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, टेक्निकल एरर है, कोई भी आपको पीडीएफ रिलेटेड दिक्कत है, इस नंबर पे टेक्स्ट छोड़े या कॉल करे। ये ट्यूसडे टू संडे काम करता है फोन नंबर, जनरली वेडनेसडे टू संडे, एंड उस ट्यूसडे टू संडे के ड्यूरेशन में 11 से शाम को 7 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, या कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल और व्हाट्सएप, ठीक है। अगर कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप कर देना, वो आपको रिप्लाई करेंगे और उनको जो भी क्वेरी आप उनको बता सकते हैं। 8800443866 ऑफिशियल नंबर, ठीक है। चलो दोस्तों अब आज की कहानी को तो आगे बढ़ाते हैं भाई, अब उसके लिए तो मैं कुछ नहीं करता। हाँ जी भाई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, क्लास स्टार्ट हो गई तो अगली क्लास के लिए आपको मैसेज छोड़ दीजिए उनको, शायद वो ये बात आपकी मैनेजमेंट तक पहुंचा दे, और फिर क्या पता ये बात पहुंचेगी तो फिर मेरी छुट्टी भी होगी। चलिए दोस्तों अब तो आगे बढ़ते हैं। सो स्टीरियो केमिस्ट्री में जैसे कि हमने कहा कि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी पर डिस्कशन कर रहे थे, और ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ एक अच्छा असाइनमेंट कर लेंगे, भारतीय यार फिर से वही बात नहीं, असाइनमेंट की बात कर रहे हैं क्लास के बाद, प्लीज पार्टी में मत किया करो यार, कितनी बार समझा दूं मैं सबको, ठीक है असाइनमेंट की बात आपकी जगह पे सही है, बट ठीक अभी तो मत करो यार, मैं साथी पढ़ाने लग गया हूं, कितनी बार रिपीट करूं यार, हाउ मेनी टाइम आई हैव टू रिपीट, एक समझदार इंसान समझ जाता है देर में तो। तो अगेन प्लीज ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी की बात, फोकस ऑन द टॉपिक, ठीक है। अभी तो कुछ हो नहीं सकता, ये तो नहीं कि मैं क्लास छोड़ के पहले असाइनमेंट बोल करवा दूंगा, वो तो हो नहीं सकता ना, तो पहले तो ऑब्वियसली मैं क्लास लूंगा, उसके बाद ही बोलूंगा, तो मीनवाइल अगले 1 डेढ़ घंटा तो कुछ नहीं हो सकता ना, कुछ नहीं हो सकता तो बोलने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात है तो यार, एक्स्ट्रा क्लास में बोलता ही हूं मैं कि बताओ जिसको कोई दिक्कत हो पूछो प्लीज। ओके सो ऑप्टिकल एक्टिव वो है दोस्तों जिनके अंदर कोई भी ऐसा प्रेजेंट ना हो, एसएन का मतलब एस1 होना चाहिए, एस2 होना चाहिए, और फिर हमने देखा कि एस1 एस2 की पीओ सीओ से ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, तो हम जनरली इसी क्राइटेरिया को यूज करके चलेंगे कि आपके पास कोई पीओ सीओ नहीं तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और इन दोनों में से कोई भी एक मिल जाए, या तो पीओ मिल जाए या सीओएस मिल जाए दोस्तों, दोनों में से कोई भी एक मिल जाए दोस्तों, हमारा काम हो जाएगा, दोनों मिल जाए तो बल्ले बल्ले, ये सभी ऑप्टिकल की एक्टिविटी के क्राइटेरिया है, ऑल आर ऑप्टिकल इनएक्टिव क्राइटेरिया। अब इस बेसिस पे जब हमें थ्योरेटिकल तरीका पता लग चुका है, अब हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स को यहां से डील करना स्टार्ट करेंगे, हम वन बाय वन हर एक मॉलिक्यूल को डील करना स्टार्ट करेंगे यहां से दोस्तों। जब हर एक मॉलिक्यूल को यहां से डील करेंगे तो ओवरऑल मॉलिक्यूल जिनके ऊपर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी का ये जो थ्योरेटिकल तरीके इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो इंप्लीमेंट करने से पहले मैंने ओवरऑल जो हमारे काम के या हमारे सिलेबस से बाहर की थोड़ी मैं काउंट कर लेता हूं, तो ओवरऑल जनरल जो मॉलिक्यूल की कैटेगरीज है उनको मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं जो अपने को डील करनी है, तो 4 कैटेगरी अपने को डील करनी है। मॉलिक्यूल्स की दुनिया को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर कायरल सेंटर पाए जाते हैं उनको अलग से डील करेंगे, फिर वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर कायरल सेंटर नहीं होते फिर भी वो कभी-कभार ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा देते हैं, तो उनके अंदर फिर बाद में हमने एक हाइपोथेटिकल कायरल एक्सिस डिफाइन की और उनको कायरल एक्सिस सिस्टम के अंदर रख दिया गया। तो हम यहां पे 4 सिस्टम डिफाइन कर रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी के, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी हम सिस्टम वाइज करेंगे। सबसे पहले हम कायरल सेंटर में आने वाले विभिन्न अलग-अलग मॉलिक्यूल्स को डील करेंगे, फिर कायरल एक्सिस में आने वाले मॉलिक्यूल्स को, फिर कायरल प्लेन्स रखने वाले मॉलिक्यूल्स को डील करेंगे दोस्तों, और फिर हम लास्ट में दोस्तों डील करेंगे हेलिकल कायरलिटी शो करने वाले मॉलिक्यूल्स, हेलिकल कायरलिटी शो करने वाले मॉलिक्यूल्स। आइए बिना किसी देरी के अपना सबसे पहला सेक्शन स्टार्ट करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कायरल सेंटर लाई करता है उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी अपने को दिखानी है दोस्तों। ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी और कायरल सेंटर सिस्टम, वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर कायरल सेंटर लाई कर रहा है उसके अंदर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी डिफाइन कर दी है सामने देखिए। सो वन बाय वन चलते हैं। तो ये जो कायरल सेंटर सिस्टम है, इस कायरल सेंटर सिस्टम को फर्दर दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, अक्सर जनरली इनको हम जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं दोस्तों। वन इज साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम यानी कि वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर कायरल सेंटर है और वो साइक्लिक सिस्टम से बिलोंग करता है दोस्तों, एंड वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर कायरल सेंटर है और वो ए साइक्लिक सिस्टम से बिलोंग करता है, मतलब उसमें साइकिल नहीं है, ए साइक्लिक सिस्टम। दोस्तों बता दूं ए साइक्लिक सिस्टम की बेसिक कहानी हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में ही, दो एग्जांपल हमने करे, एक कार्बन का एग्जांपल किया और एक दो कार्बन का एग्जांपल किया। लास्ट क्लास में आपको याद हो 1 कार्बन वाला सिस्टम भी किया और 2 कार्बन का टार्टरिक एसिड वाला एग्जांपल भी किया। अब बेसिक से 1 कार्बन 2 कार्बन ऐसे ही बाकी है, जितने भी कार्बन की चेन होगी 3 कार्बन 4 कार्बन इंडिविजुअल कार्बन वाइज, या आपको ओवरऑल मॉलिक्यूल की जब बात करें दोस्तों तो पीओएस सीओएस चेक कर लेंगे। ओवरऑल मॉलिक्यूल में अगर कंप्लीट मॉलिक्यूल पीओएस सीओएस नहीं मिले तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, और किसी में मिल गई तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। तो वो मॉलिक्यूल का सिस्टम ए साइक्लिक वाला वो आसान है, वो हम कर चुके हैं। बाकी उसके मल्टीपल एग्जांपल आगे भी आते रहेंगे, वहां कर लेंगे। मेन यहां जो हमें सिस्टम समझना दोस्तों है साइक्लिक सिस्टम, ये साइक्लिक सिस्टम दोस्तों। आइए इस साइक्लिक सिस्टम की शुरुआत करते हैं सामने। जब साइक्लिक सिस्टम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे वो मॉलिक्यूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं जिनके अंदर साइकिल लाई करती है और जो कायरलिटी शो कर सकते हैं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिनके अंदर साइकिल लाई करते हैं एंड कायरल सेंटर सिस्टम है, ऑब्वियसली बात है, मतलब साइक्लिक है प्लस में कायरल सेंटर भी है, उनके अंदर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी चेक आउट करनी है दोस्तों। इसमें सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल आता है, सबसे बेसिक साइकिल आती है दोस्तों हमारे पास, दैट इज साइक्लोप्रोपेन।
इस साइक्लोप्रोपेन हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। वी हैव साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, उनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड एक्टिविटी डिफाइन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले तो हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन को हम जब भी डिफाइन करेंगे जनरली उसको प्लेनर शेप में डिफाइन करेंगे, ये उसकी प्लेनर शेप है। इसी तरीके से उसको हम आगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करेंगे, इस प्लेनर शेप से ही उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस प्लेनर शेप की बात करूं दोस्तों तो ये अक्सर ऐसे हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे हर एक कार्बन जो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है दोस्तों, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि उसके दो बॉन्ड अगर सेम प्लेन में है तो बाकी दो बॉन्ड जो है परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। ये हम बात जानते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स की। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों तो ये 3.3 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पॉइंट पे दो बॉन्ड अगर इस प्लेन ऑफ बॉन्ड में है तो बाकी दो बॉन्ड जो है बेंच बेंच में होंगे और कुछ नहीं बता रखा तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन से वैलेंसी फुलफिल की जाएगी। सिमिलरली कार्बन के लिए भी दो बॉन्ड अगर सेम प्लेन में है तो बाकी दो बॉन्ड दोस्तों आपके बेंच बेंच में होंगे और यहां पर भी वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल की जाएगी। एक सेकंड। ये इस वर्टिकल प्लेन में ऊपर से नीचे की तरफ इधर-इधर फैले हैं, यहाँ पे फैले हैं इस तरीके से, तो बाकी दो बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, एक बाहर वेज पे सामने की तरफ होगा और एक पीछे डैश पे पीछे की तरफ होगा दोस्तों। सिमिलरली यहाँ पर भी जो ये दो आपके बॉन्ड है दोस्तों, ये दो बॉन्ड आपके पास जो यहाँ पे है वो इस वर्टिकल प्लेन में, तो बाकी दो बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर यानी कि एक बाहर वेज पे और एक पीछे डैश की तरफ होगा। एंड सेम गोस फॉर हियर दोस्तों, अगर वो इस प्लेन में इस प्रकार से है तो बाकी दो परपेंडिकुलर प्लेन में sp3 कंडीशन को मेंटेन करते हुए दोस्तों यहाँ आमने-सामने यानी कि एक बाहर वेज पे होगा और एक यहाँ पे डैश पे होगा दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे भी दो आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। यानी ये जो मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से तुमको ये तो पता ही है, सर नहीं बात क्या है। कोई बात नहीं, बेसिक सी बात बताने के बाद फिर इसमें आगे ऑप्टिकल एक्टिविटी नेगेटिविटी निकाल के देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई साहब यहाँ पे आइडियल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है और यहाँ पे लगभग बॉन्ड एंगल दोस्तों वही आपके 60 डिग्री के आसपास व्हाटएवर इट इज, हम एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल में नहीं जा रहे। मैं कह रहा हूं कि 109 डिग्री तो अंदर इंटरनल बॉन्ड एंगल कतई नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। भले sp3 पर इंटरनल बॉन्ड एंगल यहाँ पे 109 डिग्री का नहीं होता है। अब आपको यहाँ से बात समझिए कि जब बॉन्ड एंगल में डेविएशन आ जाए, आइडियल बॉन्ड एंगल में, आइडियल बॉन्ड एंगल जब आइडियल बॉन्ड एंगल में डेविएशन आ जाए, डेविएशन बोले तो या तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाए 109 से बढ़ के 110 11 12 15 20 या बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाए 109 से घट के 108 110 सॉरी 108 107 190 50 जो भी व्हाटएवर इट इज, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो दोस्तों, दोनों ही केस में हम कहेंगे, इन दोनों ही सिचुएशन में या तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो या बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो, इन दोनों ही सिचुएशंस में हम कहेंगे यहाँ पे दोस्तों, क्या कहेंगे हम कहेंगे यहाँ पे कि आपका एक स्ट्रेन क्रिएट हो गया है और वो स्ट्रेन क्योंकि एंगल की वजह से क्रिएट हुआ, मतलब जो आराम से खुले खुले 109 डिग्री 20 मिनट बैठने चाहिए थे या तो तुमने जबरदस्ती उनको कम पे कर दिया या जबरदस्ती उनको ज्यादा पे कर दिया, बॉन्ड एंगल तो घटा दिया या बॉन्ड एंगल बढ़ा दिया। दोनों सिचुएशन में तुमने नॉर्मल से उनको डिफरेंट एंगल पे रखा है तो जबरदस्ती वो वहां पे किसी न किसी कारण से गए होंगे। आइडियल सिचुएशन तुमको 109 डिग्री बोलते हैं, उससे डेविएट अगर हो गए हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रेन इंट्रोड्यूस होगा। इन दोनों ही सिचुएशंस में एक यहाँ स्ट्रेन इंट्रोड्यूस होगा और स्ट्रेन का नाम है एंगल स्ट्रेन और यहाँ एक एंगल स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो जाएगा दोस्तों। दिस विल क्रिएट एन एंगल स्ट्रेन और यहाँ इस रिंग में वो एंगल स्ट्रेन क्यों क्रिएट हो रहा है, देखिए यहाँ इस रिंग में वो एंगल डेविएट क्यों हो रहा है, बिकॉज़ ऑफ द रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ इस साइक्लोप्रोपेन में यस एंगल स्ट्रेन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और एंगल स्ट्रेन यहाँ पे क्योंकि बिकॉज़ ऑफ रिंग है तो इसको ओवरऑल हम रिंग स्ट्रेन के नाम से भी जान सकते हैं दोस्तों, इसको ओवरऑल रिंग स्ट्रेन भी बोल देंगे। भाई यहाँ पे ओवरऑल क्या बोल देंगे कि एक रिंग स्ट्रेन अवेलेबल है, यहाँ एंगल स्ट्रेन ओवरऑल बिकॉज़ ऑफ द रिंग फॉर्मेशन है दोस्तों, तो इसको एक जनरल टर्म ऐसा बोल देंगे भाई यहाँ एक रिंग स्ट्रेन लाई कर रहा है। अब ये रिंग स्ट्रेन यहाँ जो लाई कर रहा है दोस्तों, उस रिंग स्ट्रेन को कम करने के लिए अक्सर मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं। तो साइक्लोप्रोपेन भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हरकतें करने की कोशिश करेगा और उस हरकत को नाम देते हैं पकरिंग। उस हरकत को क्या नाम देंगे, पकरिंग। पकरिंग क्या होती है दोस्तों कि जब कोई बॉन्ड एंगल डेविएशन एक साइकिल में आता है दोस्तों, क्या रिंग स्ट्रेन इंट्रोड्यूस होता है। तो रिंग स्ट्रेन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि तीन जो कार्बन है वो एक ही प्लेन में है। देखिए ये रिंग के अंदर जो कार्बन है वो कार्बन की जो चेन है वो प्लेनर है, बिल्कुल उस कार्बन की जो साइकिल है वो प्लेनर है। तो हम ये कहेंगे रिंग प्लेनर है, ओवरऑल साइक्लोप्रोपेन प्लेनर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो बेंच पे आपके प्रोटॉन तो अवेलेबल है ही, तो केवल ये जो रिंग है वो रिंग प्लेनर है और ये जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है ये ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है क्योंकि हाइड्रोजन बेंच पे अवेलेबल है। तो जनरली यहाँ पे जब कहते हैं कि साइक्लोप्रोपेन प्लेनर होती है तो हम उसके बारे में क्या बोलते हैं, रिंग प्लेनर होती है। इस बात करके ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर, रिंग इज प्लेनर। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई साहब कि यहाँ पे इस रिंग स्ट्रेन को कोई भी नहीं चाहता कि स्ट्रेन आए, तो स्ट्रेन को कम करने के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पे हरकतें की जाती है और वो हरकतें यहाँ पे पकड़िंग कहलाती है। और हरकतें क्या होती है कि क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेन आया है वो तीनों कार्बन एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, इस वजह से आया है। तो एक काम करते हैं ना, तीन में से किसी को प्लेन से बाहर भेज देते हैं, तीन में से किसी एक प्लेन को किसी एक एटम को प्लेन से बाहर या प्लेन से अंदर भेज देते हैं। तो दोस्तों कमाल की बात है, दुनिया में एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन अगर एक मेरे पास साइकिल बना रहे हैं, तीनों इस वर्टिकल प्लेन में है और इस बात को अज्यूम करते हुए कि यहाँ पे एक एंगल स्ट्रेन या रिंग स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रहा है और उस रिंग स्ट्रेन को कम करने के लिए हम कहते हैं कि मैं नीचे वाले दोनों कार्बन को एज इट इज रखो, ऊपर वाले कार्बन को प्लेन से बाहर ले आते हैं। हमने ट्राई किया प्लेन से बाहर लाने का इस उम्मीद में कि रिंग स्ट्रेन कम हो जाएगा, एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा, तो हमने बाहर लाने की कोशिश की। पर जैसे इस कार्बन को बाहर लाऊंगा बाकी दो बॉन्ड दोस्तों इन पीछे वाले दो कार्बन के साथ एज इट इज मेंटेन रहेंगे, इन दोनों का आपस में बॉन्ड मेंटेन रहेगा। तो तुम्हें ऐसा जरूर लगा कि इस रिंग का ये वाला कार्बन बाहर आ गया और दोस्तों ये कार्बन इन दो कार्बन के साथ फर्दर ऐसे ज्वाइंट है। दोस्तों कुछ
कुछ नया फर्क पड़ा नहीं, यहाँ पे तुमको कोई फर्क कैसे नहीं पड़ा? अरे पहले ऊपर वाला कार्बन, ये दो कार्बन जो थे वो इस वर्टिकल प्लेन में थे, अब ये कार्बन अगर बाहर भेज भी दोगे तो ये कार्बन और बाकी दो कार्बन अब की बार इस टिल्टेड प्लेन में है, रहेंगे तो अभी भी वो एक ही प्लेन में। ये दुनिया का मूल मंत्र है कि 3 एटम और 2 बॉन्ड एक ही प्लेन में पाए जाते हैं ऑलवेज। तो यहाँ पे मेरे पास ये 3 एटम है और ये इनके बीच में साइकिल है तो 3 बॉन्ड हो गए, वैसे 2 बॉन्ड डिफाइन करते हैं साइकिल में। तो यहाँ अल्टीमेटली 3 एटम जो है पहले इस प्लेन में थे, ऊपर वाले को अगर मैं सामने की तरफ झुका भी दूंगा तो वो टेढ़े प्लेन में लाई करेंगे, ये 2 कार्बन जो है वो एज इट इज रहे, ऊपर वाले को आगे ले भी गया तो वो टेढ़े प्लेन में लाई करेंगे, रहेंगे तो अब भी वो प्लेन रही। तो कुल मिला के हम बात करेंगे भाई साहब कुछ भी कर लो, मतलब यहाँ कितना भी पकड़िंग करवा लो, कितना भी अंदर बाहर करवा लो एक एटम को, और रहेंगे तो फिर भी प्लेन रही दोस्तों। पहले बाहर आ जाएगा तो वो टिल्टेड प्लेन में हो जाएंगे, रहेंगे तो वो फिर भी प्लेन रही दोस्तों। हेंस यहाँ पकड़िंग किसी काम नहीं आती, और इसी वजह से अक्सर हम आज के बाद यही कहेंगे कि साइक्लोप्रोपेन जो है आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसकी रिंग को प्लेनर मान के ही अटैक कराएंगे, प्लेनर मान के ही रिएक्शन कराएंगे। तो जब ये समझ में आ गया है कि रिंग प्लेनर रहने वाली है, रिंग क्या रहने वाली है दोस्तों? प्लेनर रहने वाली है। जब रिंग प्लेनर रहने वाली है, उसकी स्ट्रक्चर समझ में आ रही है, तो अब बात करेंगे दोस्तों इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी की। सो दोस्तों यहां से हम बात करेंगे पीओएस और सीओएस की, तो मैं साफ-साफ समझ में आ रहा है दोस्तों कि देखो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन वेज गैस में दिखाने में ऐसे हैं, पर एक्चुअल में ऐसे नहीं है, एक्चुअल में ऐसे हैं, बाहर तुम्हारी तरफ और तुमसे पीछे है, तो एक्जेक्टली सेंट्रल प्लेन में है। मतलब जब मैं प्लेन निकालूंगा सेंट्रल प्लेन, वो सेंट्रल प्लेन पूरा का पूरा, सेंट्रल प्लेन पूरा का पूरा इन्हीं हाइड्रोजन और इसी कार्बन से पास होगा, और जो पास होगा तो इसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्केलेटन बचेगा वो एक दूसरे की मिरर इमेज बन रहा होगा, मिरर इमेज बन रहा होगा। तो हम कहेंगे यस इस साइक्लोप्रोपेन में जब सारे हाइड्रोजन लाई कर रहे हैं, हर एक जगह पे हमने हाइड्रोजन लगा रखा है, तो यहाँ पीओएस साफ-साफ बीच में से निकल के जा रही है, जिसके हिसाब से दोनों तरफ दो मिरर इमेज बन रही है, हेंस यहाँ से पीओएस लाई कर रही है। पीओएस मिलते ही हमने कहा था एक भी मिल जाए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, हेंस साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो फिर भी अगर मन की इच्छा को फुलफिल करना है तो सीओएस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में जब बात करने लगे तो हमने कहा था कि सेंटर से एक डायरेक्शन में चलो तो यहाँ कार्बन मिला, और इसके अपोजिट में चलने पर कुछ नहीं मिला, तो एक भी डायरेक्शन ऐसी मिल जाए जहां अपोजिट में सेम चीज ना मिले तो वहां सीओएस का भी नहीं हो सकता दोस्तों। और ऐसा हर ओड कार्बन की रिंग में फॉलो होगा, बल्कि हर ओड नंबर ऑफ एटम्स की रिंग में फॉलो होगा। जब ओड नंबर ऑफ एटम्स 3 5 7 ओड नंबर ऑफ एटम की रिंग आएगी वहां सीओएस जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। तो हेंस यहाँ पे नो पीओएस नो सीओएस, कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये काम हम कर चुके हैं, और ये काम हमने किया मामूली साइक्लोप्रोपेन में, विदाउट सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेन में। क्या होगा जब साइक्लोप्रोपेन को सब्स्टिट्यूटेड कर दिया जाएगा? जब साइक्लोप्रोपेन के साथ दूसरे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए जाएंगे। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दोस्तों एक क्लोरीन लगा दिया है, लेट्स सपोज मैंने क्या लगा दिया दोस्तों? यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, सीएल लगा दिया, सीएल आईएन पुट है, और यहाँ पे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड केस बन गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। आइए डाई सब्स्टिट्यूटेड केस बना देते हैं। मैंने यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए वेज पे लगा दिया है, और एक यहाँ पे दोस्तों वेज पे ही बॉन्ड लगा दिया है। वेज पे लगाने का मतलब होता है एक्चुअली में सीएस3 सीएस3 लगे। देखिए अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, और कार्बन की 3 वैलेंसी फुलफिल नहीं हुई तो बाकी तीनों हाइड्रोजन से फुलफिल होंगी। तो अल्टीमेटली जब कुछ ना लिखे तो उसका मतलब होता है एक मिथाइल ग्रुप, जब कुछ ना लिखे तो मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल ग्रुप। आई होप इतनी बात तो समझते होंगे। तो आपने क्लोरीन ले लिया, यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिए, और अब की बार मैंने यहाँ पे एक और केस ले लिया कि मेरे पास साइक्लोप्रोपेन है, एक वेज पे ले लिया मिथाइल और एक मैंने डैश पे ले लिया मिथाइल। सुनाओ अब हमें पता लगाना है इनमें से कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव है। देखो यहां तो साफ-साफ पता लग रहा है कि ये वेज और डैश वाले सेम प्लेन में लाई करेंगे दोस्तों, इन्हीं के अलोंग पीओएस निकल जाएगी, और जब पीओएस निकलेगी तो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। दोनों में से कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये भी देखिए रिंग में से तो प्लेन पहले निकला था, केवल सब्स्टिट्यूएंट का ही लफड़ा है, केवल सब्स्टिट्यूएंट का ही लफड़ा है। तो अगेन यहां से सेंटर में से अगर प्लेन निकालूं, मैं सेंटर में से प्लेन निकालूं तो रिंग तो ऑलरेडी मिरर इमेज में आ ही रही है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इस कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट बाहर वेज पे मिथाइल है, इस कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट बाहर वेज पे मिथाइल है। सेंटर में से जब पीओएस पास करूंगा, सेंटर में से जब पीओएस पास करूंगा तो पीओएस क्योंकि यहां पे आमने सामने की तरफ है तो बाहर वेज वाले का मिरर इमेज इधर भी वेज पे ही आएगा। प्लेन ऐसे है दोस्तों, इधर वेज का मिरर इमेज इधर वेज पे ही आएगा, प्लेन की रिफ्लेक्शन आमने सामने ही होगी। प्लेन ऐसा है तो वेज का मिरर इमेज वेज ही होगा, और यस वेज का मिरर इमेज वेज है तो यस यहां पे भी पीओएस लाई कर रहा है, हेंस कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक मिल जाए दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पर यहां इस केस में जब हम आगे बढ़ेंगे और इसी पीओएस को निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां मिथाइल वेज पे है या मिथाइल डैश पे है। जब प्लेन पास करेंगे तो यहां मिथाइल वेज पे है तो वेज का मिरर इमेज इधर वेज पे आना चाहिए था, पर इस साइड में वो डैश पे है, हेंस ये पीओएस यहां पे अवेलेबल नहीं होगा। पीओएस नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो ओड फिगर्स में होती है दोस्तों, दोनों ही नहीं तो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा। एंड जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं उनकी खास प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों? वो दुनिया में अपना नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज दिखाते हैं, और इसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज कैसे बनाएंगे? मिरर इमेज पास वालों की पास बनती है और दूर वालों की दूर बनती है दोस्तों, हेंस ये इसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनएसएमआई लिख देंगे, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, जो कि आपस में एक प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करता है, और ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर कहलाते हैं। दे विल बी कॉल्ड एज इनेंशियोमर्स। इस सब को पता लगाने के लिए सारा ऑप्टिकल एक्टिविटी का काम चल रहा है। आई होप आपको साइक्लोप्रोपेन कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको साइक्लोप्रोपेन कंप्लीटली समझ में आ गया। तो दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए एक्टिव होगा या इनएक्टिव, एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। बताइए ये मॉलिक्यूल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताइए। दिस मॉलिक्यूल इज एक्टिव और इनएक्टिव, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताइए। मिक्सअप आंसर आ रहे, कुछ कह रहे एक्टिव कुछ कह रहे इनएक्टिव। थोड़ा गौर से देखिए मॉलिक्यूल को, जरूरी नहीं कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देख रहे हो वहां से तुम्हें पीओएस नजर आए, किसी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर पीओएस नजर आ सकता है। पहले जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दीजिए भाई, सारी चीजों का आंसर समय पे मिले। पहले जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। तो आइए फटाफट क्वेश्चन आंसर निकालते। देखिए देखिए वेज वेज वाले ये रहे, एक डैश वाला ये रहा। हमें मिरर इमेज में लाना है तो आपको पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। पॉजिटिव थॉट ये कहती है कि भाई दो वेज वाले एक डैश वाला, अच्छा ठीक है। तो मिरर इमेज में किनको लाया जा सकता है? अभी मैंने कहा वेज डैश को मिरर इमेज में यहां पे लाया नहीं जा सकता। अगर मैं इस प्रकार की बातें करूं, साइक्लोप्रोपेन की बातें करूं, तो
किस किस को मिरर में ला सकता है, या तो वेज वेज वालों को या डैश डैश वालों को, दोनों सेम साइड वालों को लाया जा सकता है। तो ये दोनों आपके सेम साइड है, वेज वेज पे है, इन दोनों को मिरर इमेज में लाया जा सकता है और दोनों मिरर इमेज में कब आएंगे, जब आप पीओएस यहां से निकालेंगे इस कार्बन के अलावा। भाई साहब ये एक सीसी बॉन्ड की साइकिल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉलो करती है। तो यहां से जब आप पीओएस निकाल देंगे तो ये मिथाइल इसी पीओएस में समा जाएगा और ये दोनों मिथाइल एक दूसरे की मिरर इमेज दे देंगे। ये वेज मिथाइल इस वेज मिथाइल की मिरर इमेज, यहां बाहर निकलने वाला जो मिथाइल होगा, यहां पे जो बाहर निकलने वाला मिथाइल की मिरर, दोनों बाहर निकलने वाले मिथाइल इस प्लेन के अराउंड मिरर इमेज में आ रहे होंगे। तो आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने के रिस्पेक्ट में काम करना है, नहीं ढूंढने के रिस्पेक्ट में काम नहीं करना है। तो पीओएस मिल गया तो कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब तुमसे पूछा कि सर इनको ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव तो निकाल दिया, ये इनको कायरल सेंटर क्यों बोलते हैं? आइए तुम्हें सामने देखिए, कायरल सेंटर की परिभाषा क्या है? कायरल सेंटर की परिभाषा है sp3 होना चाहिए। कायरल सेंटर की परिभाषा क्या है दोस्तों? sp3 होना चाहिए दोस्तों। दूसरा, ऑल सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होने चाहिए। कोई भी एटम ऐसा फॉलो कर रहा तो sp3, कोई भी एटम ऐसा फॉलो कर रहा तो कायरल सेंटर सिस्टम कहलाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर मैं इस सेंटर की बात करता हूं यहां इस सिचुएशन में, तो देखिए इसका एक बॉन्ड पे CH3 है, इसके एक बॉन्ड पे कुछ नहीं लिखा तो डैश पे हाइड्रोजन होगा डेफिनेटली। एक मिथाइल ग्रुप, एक H ग्रुप, यहां पे चला तो CH2 आया, यहां पे चला तो CH CH3 आया, यानी ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग-अलग हो गए। तो हेंस ये एक sp3 था, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर कार्बन जो रिंग का है वो sp3 है दोस्तों। और sp3 के एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा और चौथे अलग-अलग सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। यहां CH2 है और यहां CH3 है दोस्तों। भले वापस वीडियो से कर ले, बट फर्स्ट जो आपका ग्रुप है वो अलग है और दोस्तों चेन में से चलने पर, दोस्तों साइकिल में चलने पर जहां पे भी डिफरेंशिएट हो जाए तो वो ग्रुप अलग-अलग कहलाएगा। तो ये अलग चारों अलग-अलग, तो हेंस इट इज अ कायरल सेंटर, सिमिलरली इट्स आल्सो अ कायरल सेंटर। तो ऐसे-ऐसे जब बात करेंगे तो साइक्लोप्रोपेन में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं जहां सब्स्टिट्यूएंट लगाने पर कायरल सेंटर सिस्टम एग्जिस्ट कर जाता है। यहां नहीं करेगा क्योंकि यहां तो सारे के सारे दो हाइड्रोजन को लेके बैठे हुए हैं, या तो सेम ग्रुप आ रहे हैं। यस, यहां पे कायरल सेंटर नहीं है, बस कायरल सेंटर प्रोड्यूस करने वाला ये सिस्टम है। इन हाइड्रोजन्स को हटा के कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाना स्टार्ट कर दोगे तो वहां पे कायरल सेंटर जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए इनको कायरल सेंटर सिस्टम में हम अक्सर डील कर लेते हैं। बाकी ओवरऑल सारे प्रकार के एग्जांपल हमने यहां पे देख लिए, जिसमें हमने कायरल सेंटर नहीं था वो भी देख लिया, जिसमें कायरल सेंटर था वो भी देख लिया, तो नहीं देख लिए, और इनको डील हम कायरल सेंटर में करेंगे ताकि सिस्टमैटिक स्टडी हो। साइक्लोप्रोपेन यहां पे खत्म हो चुका है दोस्तों। आइए अब बारी आपकी सेकंड साइकिल की, और सेकंड साइकिल हमारे पास दोस्तों साइक्लोब्यूटेन। सेम तरीके से साइक्लोब्यूटेन की कहानी को भी डील करेंगे दोस्तों, वो बहुत सेम तरीके से साइक्लोब्यूटेन की कहानी को भी डील करेंगे। आइए सामने देखिए साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन को जब रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, इसको भी सेम तरीके से यहाँ चार कार्बन को एक स्क्वायर में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे भी हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस साइक्लोब्यूटेन की रिंग को प्लेनर मान के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो लिखवा रहा है उसी को फॉलो करेगा। साइक्लोप्रोपेन को भी पूरी रिंग को प्लेनर मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है, साइक्लोब्यूटेन में भी रिंग को प्लेनर मान के आज के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि इस रिप्रेजेंटेशन या इस पर्टिकुलर रिंग को एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि मैं कार्बन कार्बन और कार्बन, हर एक कार्बन जो है ऑल कार्बन आर sp3, ऑल कार्बन आर sp3। sp3 है तो हम जानते हैं कि दो बॉन्ड अगर प्लेन में है तो बाकी दो परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे दोस्तों। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे दोस्तों। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे दोस्तों। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे दोस्तों। परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे दोस्तों। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके चारों के चारों जो कार्बन होंगे परपेंडिकुलर प्लेन में लाई कर होंगे। ये दो कार्बन के दो बॉन्ड इस प्लेन में है तो बाकी दो इस डायगोनल परपेंडिकुलर में होंगे। इसके दो बॉन्ड इस प्लेन में तो इसके बाकी दो बॉन्ड डायगोनल परपेंडिकुलर में, बाहर की तरफ और एक पीछे की तरफ। दिखाने में ऐसे दिखा रखा है, एक्चुअली एक बाहर की तरफ होगा, यहां बाहर की तरफ होगा और एक पीछे की तरफ होगा, ठीक है। इसमें भी डायगोनल परपेंडिकुलर में एक बाहर की तरफ होगा और एक पीछे की तरफ होगा, सेम गोस फॉर ऑल द कार्बन्स। हेंस हमारे पास इसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बात यहां पे अगर हम पकरिंग की करें, क्योंकि जब साइकिल की बात आएगी तो पकरिंग नाम का जो प्राणी है वो पीछे पड़ जाएगा। साइक्लोप्रोपेन में पकरिंग कुछ नहीं उखाड़ पाया साइक्लोप्रोपेन का, क्योंकि वो रिंग प्लेनर की प्लेनर रही। और साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन में भी हम कहेंगे क्योंकि ऑल कार्बन sp3 का आइडियल बॉन्ड एंगल दोस्तों 190 डिग्री 20 मिनट है। तो क्या ये एंगल 190 डिग्री 20 मिनट? आंसर है नहीं, ये तो 190 डिग्री 20 मिनट नहीं है, ये एंगल तो लगभग 90 डिग्री के बराबर सा है। आइडियल बात करें तो लगभग 90 डिग्री के आसपास है, तो लगभग 90 डिग्री है तो इसको 190 डिग्री होना चाहिए था, क्योंकि sp3 तो कहता है मेरे बॉन्ड एंगल 190 डिग्री होंगे। और अगर 190 डिग्री नहीं है, 190 डिग्री से कम या ज्यादा है तो यहां पे एंगल स्ट्रेन आ गया होगा। एंगल स्ट्रेन बनने की वजह से तो हम कहेंगे अच्छा रिंग स्ट्रेन प्रेजेंट है। वही एक ही बात रिंग स्ट्रेन हम कहते हैं दोस्तों, रिंग स्ट्रेन प्रेजेंट है। और जब रिंग स्ट्रेन नाम की चीज किसी रिंग में आएगी तो उस रिंग का खुद का अस्तित्व कहेगा कि स्ट्रेन मेरे में कैसे आ गया, इसको कैसे जीने देंगे, तुमको ना जीने देंगे। तो हम तुम स्ट्रेन को कम करने के लिए, यानी कि स्ट्रेन को कम करने के लिए दोस्तों ये रिंग अपने अंदर कुछ ना कुछ हलचलें करेंगे, और उस हलचल को हम अक्सर क्या नाम देते हैं? पकरिंग का नाम देते हैं। तो यहाँ साइक्लोब्यूटेन भी उसी हलचल का शिकार होगी और ये भी पकरिंग करने की तरफ चलेगी। साइक्लोप्रोपेन में वो हलचल किसी काम नहीं आई थी, साइक्लोब्यूटेन में क्या होगा? कहेंगे तीन कार्बन एक प्लेन में रहेंगे, एक कार्बन जो प्लेन से बाहर, वो प्लेन से अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो जब एक कार्बन प्लेन से बाहर, प्लेन से अंदर जाने की कोशिश करेगा तो कैसे करेंगे? देखिए उसको समझाने के लिए मैं कहूंगा कि साइक्लोब्यूटेन का एक और रिप्रेजेंटेशन समझ जाओ। याद करिए जब मैं आपको S1POS S2CO समझा रहा था, मैंने आपको साइक्लोब्यूटेन किस तरीके से बनाना सिखाया था कि एक CH2 ग्रुप पीछे की तरफ है, दो CH2 आपके सेम प्लेन में है, यानी कि ओवरऑल रिंग जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ओवरऑल रिंग किसने दिखाई थी? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये CH2 ग्रुप है, यहाँ पे CH2 CH2, ठीक है। H कार्बन कार्बन के साथ दिखाने की जरूरत है नहीं। तो ये तरीके एक और तरीका दोस्तों साइक्लोब्यूटेन को रिप्रेजेंट करने का, पेपर में इनमें से कोई भी फॉर्म तुम एग्जाम में गिवन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सामने देखिएगा। अब मैं यहां होने वाले पकरिंग फिनोमेनन को समझने के लिए दोस्तों इस वाले रिप्रेजेंटेशन का यूज कर रहा हूं। मैं मेरे पास ये रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, और इसमें से हमने कहा कि जो तीन एटम है ये तो एक ही प्लेन में रहे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये तो तीन एटम एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहे, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। जो चौथा एटम था जो यहां होना चाहिए था, जो चौथा एटम यहां होना चाहिए था, इट शुड बी हियर ओनली हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वो यहां ना होके हम कह रहे हैं कि कहीं ऊपर चला गया, कहीं क्या चला गया? प्लेन से ऊपर चला गया। तो कहेंगे पकरिंग में होता क्या है? रिंग स्ट्रेन को कम करने के लिए, टू डिक्रीज द रिंग स्ट्रेन, मतलब यहां अगर हम बात करें तो रिंग स्ट्रेन एग्जिस्ट है, क्योंकि आइडियल बॉन्ड एंगल डेविएशन है, बॉन्ड एंगल डेविएशन है, बॉन्ड एंगल डेविएशन है, तो रिंग स्ट्रेन एग्जिस्ट करेगा। और टू डिक्रीज द रिंग स्ट्रेन, टू डिक्रीज द रिंग स्ट्रेन, RS बोले तो रिंग स्ट्रेन, पकरिंग विल हैपन, पकरिंग विल हैपन, पकरिंग होगी दोस्तों यहां पे। और पकरिंग में कहानी क्या होती है? पकरिंग में अक्सर जो कार्बन होते हैं वो कहते हैं कि रिंग स्ट्रेन क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि हम चारों कार्बन एक ही प्लेन में बैठे हुए हैं। तो एक काम करते, चारों में से कोई कुर्बानी दे देगा, कहेगा कि यार तुम तीन खुश रहो, मैं चला बस्ता लेके मैं निकलता हूं और मैं प्लेन से बाहर निकल जाता हूं। क्या पता मेरे प्लेन से बाहर जाने पर या प्लेन के पीछे जाने पर, मतलब इस चारों एटम जो प्लेन में लाई करे उससे बाहर अंदर जाने पर क्या पता हमारा रिंग स्ट्रेन कम हो जाए। एक की कुर्बानी से रिंग स्ट्रेन कम होता है तो सभी सुख रह लेंगे भाई, इसलिए उसे एक ने कुर्बानी देने की कोशिश की, बाकी तीन एक प्लेन में, एक प्लेन से बाहर चला गया। और जैसे प्लेन से बाहर गया तो अब क्या होगा? यहाँ ये वाला बॉन्ड वेज पे दिखा देंगे दोस्तों, ये वाला बॉन्ड इसके साथ डैश पे दिखा देंगे। पहले तो शेप समझिए,
प्लेन से ऊपर और नीचे इसलिए जा रहा था, तो मैंने कहा ये तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो मैंने ऊपर से दिखा दिया, कोई नहीं, सबसे बराबरी बात है। तो मैंने ऊपर दिखाया, तो ये प्लेन से ऊपर इसलिए गया था सो दैट कि जो बोन एंगल का जो स्ट्रेन है या जो रिंग का जो स्ट्रेन है वो कम हो जाए। पर दोस्तों यार रिंग स्ट्रेन तो कम नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गया। और वो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? देखिए वो इस आइडियल बोन एंगल को बदलने चला था, इस आइडियल बोन एंगल को बदलने चला था, पर इस इंटरनल बोन एंगल को बदलने के चक्कर में इसने ये बोन एंगल से पंगा मार लिया कि भाई ये दोनों बोन एंगल, ये बोन एंगल से पंगा मार लिया। एक इंटरनल बोन एंगल, दिस इज इंटरनल बोन एंगल, ये प्लेन में इंटरनल बोन एंगल है, और एक इन दोनों के बीच का जब ये ऊपर उठेगा तो यहां से यहां तक का एक डिफरेंट बोन एंगल। सो मतलब कुछ ऐसा समझिए कि इंटरनल बोन एंगल को ठीक करने के चक्कर में ये बाहर वाले बोन एंगल से पंगा पालेगा। भाई साहब ये दोनों जो है अभी डिफरेंट क्लोज एक लाइनअप में आ जाएंगे। और केवल यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें फैक्टर रोल प्ले करेंगे, जैसे कि ये जो कार्बन है इसके दो सब्सटेंस हैं, एक यहां जाएगा एक यहां रहेगा दोस्तों, और इस कार्बन के भी दो सब्सटेंस होंगे दोस्तों, एक यहां रहेगा और यहां रहेगा। और यहां पे जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो सब्सटेंस होंगे ये टू क्लोज स्पेस पे आ जाएंगे, टू क्लोज स्पेस पे आ जाएंगे दोस्तों। और टू क्लोज स्पेस पे आ जाएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल कुछ ऐसा समझिए कहानी कि एक चीज को ठीक करने चले थे, उसके चक्कर में दो चीजें और खराब हो गई। अक्सर तुम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ काम ठीक करने जाते हैं, बगल में और फैला के आ जाते हैं। हां तुम अब कोई बात नहीं, अपने आप हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, होता है, इट्स हैपेंस। सो क्योंकि अगर हम साइक्लोब्यूटेन को डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हम यहां जो पढ़ रहे हैं प्रोसेस ये पढ़ रहे हैं कि होगा क्या। तो हमने ये समझा कि भाई साहब एक दुख को कम करने के चक्कर में दो दुख और साथ में पाल रहा है। और ऐसा जब हुआ दोस्तों तो ये ओवरऑल जो स्ट्रेन कम करने के चक्कर में जो पकड़िंग प्रोसेस हुआ, इस पकड़िंग प्रोसेस से जनरेट होने वाले स्ट्रक्चर को पहली बात तो पकड़ स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज पकड़ स्ट्रक्चर। पकड़िंग स्ट्रक्चर से क्रिएट होने वाले स्ट्रक्चर क्या कहेंगे? जनरल भाषा में इसको पकड़ स्ट्रक्चर कह देंगे। और ये पकड़ स्ट्रक्चर जनरली जो होती है वो जनरली इट इज लेस स्टेबल, जनरली इट इज लेस स्टेबल। जनरली ये स्टेबल बहुत कम होती है, जनरली अमूमन ये स्टेबल नहीं होती है, ये स्टेबल कम होती है, स्टेबल कम होती है इन कंपैरिजन टू दिस। और जो हमारी मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म होती है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसी को ही हम आगे जनरली रिएक्शंस लगाने के लिए या रिएक्शंस करवाने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। प्लीज जरा सामने देखिए, जो बच्चे यहाँ पे पहले आई ध्यान दीजिए, आप एक बार ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा, और सुनोगे नहीं ढंग से तो कुछ समझ नहीं आएगा। वेट एंड वॉच, जब मैं खत्म करूं, जब मैं कमेंट करने को बोलूं तभी कमेंट किया करें, उससे पहले जागरूकता में पहले कमेंट ना करें। हजार बार समझा चुका हूं इस बात को, वेट एंड वॉच। सो हमने कहा कि यहां वो पकड़िंग करने चला था रिंग स्ट्रेन को कम करने के लिए। व्हाट इज पकड़िंग? चार कार्बन एटम एक ही प्लेन में थे, तो कोई भी एक कार्बन एटम प्लेन से या तो ऊपर या प्लेन से नीचे चला जाएगा। तो जब ये गया तो इस जाने से दोस्तों, इस एटम के ऊपर जाने से शेप कुछ ऐसे बनी, और ये शेप अपने आप में इस शेप से भी और कम स्टेबल होगी, और भी कम स्टेबल होगी। हमें ये उम्मीद थी कि पकड़िंग हो जाने से मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी, रिंग स्ट्रेन कम। उम्मीद क्या थी? पकड़िंग होगी तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगी, रिंग स्ट्रेन कम होगा। तो ऐसा हमें लग रहा था, पर दोस्तों यहाँ उल्टा ही हो गया। या पकड़िंग हुई तो यहाँ दोस्तों स्ट्रेन फर्दर दूसरे टाइप के इंट्रोड्यूस हो गए, और रिंग स्ट्रेन कम करने के चक्कर में दूसरे स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हुए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप में इस स्ट्रक्चर से भी लेस स्टेबल हो गई। हेंस आज के बाद जब साइक्लोब्यूटेन की बात की जाएगी तो उसमें हम साइक्लोब्यूटेन की यही प्लेनर रिंग लेके चलेंगे। पर दोस्तों ये बात ध्यान रखें, ये जनरली वर्ड मैंने यूज किया है। समटाइम ये भी आपकी मोर स्टेबल पाई जा सकती है इस फॉर्म से, पर वो केवल तभी होगा जब यहाँ और यहाँ कोई स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे। यहाँ और यहाँ जब क्या लगेंगे दोस्तों? केवल स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट जब लगेंगे, मतलब दिस स्ट्रक्चर कैन आल्सो बी फाउंड स्टेबल इन केस ऑफ सम स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट। इसकी एक रिएक्शन इस फॉर्म की साइक्लोब्यूटेन की क्लियर बुक में देखिए, जब आप कभी ऑर्गेनिक में आगे बढ़ोगे और रिएक्शन वगैरह करोगे तो वहां पे कोई टीचर बता देगा, हालांकि वो जरूरत भी नहीं दोस्तों। वो कभी कभार एग्जिस्ट करने वाला केसेस है दोस्तों। तुमको वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता दो, तो इतनी जानने की इच्छा मत रखिए दोस्तों, क्योंकि किसी केमिस्ट्री पढ़ने में और बहुत कुछ है। मतलब यहाँ एक नहीं मल्टीपल स्पेसिफिक एग्जांपल्स है, और उन स्पेसिफिक एग्जांपल्स को रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, क्योंकि रिसर्च में नए पैदा होते रहते हैं, और केमिस्ट्री में पूछने को और बहुत कुछ है। वो इस स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट के केस में कभी नहीं जाएगा, जिंदगी में मर के भी नहीं जाएगा। तो बस आपको जो इंपॉर्टेंट बात वो समझनी थी, वो यहाँ से ये समझनी थी कि हम आज के बाद ऑर्गेनिक में साइक्लोब्यूटेन की कौन सी स्ट्रक्चर लेके काम करेंगे। तो हम उसकी प्लेनर रिंग वाली स्ट्रक्चर लेके ही काम करेंगे। ये वाली पकड़ स्ट्रक्चर बनी तो सही, पर पकड़ स्ट्रक्चर से बना पकड़ स्ट्रक्चर जो बनी दोस्तों वो जनरली लेस स्टेबल पाई जाती है। इट कैन बी स्टेबल with some specific substituents। और कोई चीज कभी सदियों में एक बार स्टेबल हो जाए तो उसकी बातें हम नहीं करेंगे दोस्तों, कभी कभी होगी तो होगी। हमारा तो जनरल जो केस होगा, जो जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तुम्हें देखने को मिलेंगे वो आपके इसी में मोर और लेस ज्यादा स्टेबल पाए जाएंगे दोस्तों। तो उसी की बातें हम आज की बात करेंगे। और जब ये बात हमें समझ में आ गई है तो दोस्तों अब आइए उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी का पता लगा लेते हैं। तुमको ये सारा कांड करने की जरूरत क्या थी? ऐसा जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है, तो उस केस में फिर आप उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे निकाल दोगे दोस्तों? ये ऑप्टिकली एक्टिविटी और इनएक्टिविटी निकालने के लिए तो पीओएस सीओएस निकालना पड़ेगा, और पीओएस निकालने के लिए स्ट्रक्चर आनी चाहिए। इसलिए मैंने बताया कि हां इसकी यही स्ट्रक्चर होती है। नाउ तो पता लग गया, साफ साफ पता लगा बीच में से पीओएस पास हो रहा है, पीओएस भी लाई कर रहा है, और दोस्तों अपोजिट में भी सारे सेम है। या तो दोस्तों सीओएस भी लाई कर रहा है दोस्तों, दोनों ही चीजें लाई कर रहे हैं। नॉट इवन कार्बन कार्बन सब्स्टिट्यूट वाइज चले तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखिए, इस वेज का अपोजिट दोस्तों यहां डैश होगा। यहां बताने में थोड़ा सा गलत बना रखा है, वेज का अपोजिट दोस्तों यहां डैश होगा। ये थोड़ा टेढ़ा बना रखा है, एक्चुअली नहीं, अपोजिट में वेज का अपोजिट डैश, या सेंटर से ऊपर की चीज या सेंटर से पीछे वाले के सेम आ रही है, या सेंटर से नीचे की चीज सेंटर के ऊपर वाले से यहां से आ रही है। इसका डैश इसका वेज, इसका वेज इसका डैश, इस सीओएस को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। हेंस या पीओएस भी होगा, सीओएस भी होगा। हेंस ये नॉर्मल जो साइक्लोब्यूटेन होता है विदाउट सब्स्टिट्यूटेड जो साइक्लोब्यूटेन होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जब ये केस हो चुका दोस्तों तो अब बारी है इसके सब्स्टिट्यूएंट वाले केस करने की। पहला केस मैंने यहां पे मिथाइल लगा दिया, दूसरा केस, ऐसे बहुत सारे केस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। डाई सब्स्टिट्यूट का केस, यहां वेज लगा दिया दोस्तों। तीसरा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं। सब में यही बताना है कि ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव है। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आप करेंगे, एक एग्जांपल आप करेंगे दोस्तों। यहां पे मैंने वेज लगा दिया दोस्तों, और यहां पे मैंने डैश लगा दिया। चलिए एक क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। और यहां सारे सब्स्टिट्यूट में अलग-अलग लगा देता हूं। हाइड्रोजन लगा दिया, ड्यूटेरियम लगा दिया, ट्रिटियम लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया। बस आइए कुछ क्वेश्चन मैं सोच रहा था, कुछ आप सोच करना चाहिए। पीओएस और सीओएस की जानकारी लेते हैं। या तो कहते हैं मैं डायगोनल के अलोंग पीओएस पास हो जाएगा, और सीओएस की अगर बात करें, देखो सेंटर से इधर गए वेज पे मिथाइल आ रहा है, इधर कुछ नहीं आ रहा, तो सेंटर सिमेट्री यहां पे नहीं होगी। एक भी मिल गया मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहां से दोस्तों साफ-साफ नजर आ रहा है कि दोस्तों वेज वेज का मिडिल में साफ-साफ नजर आ रहा है। यहां से एक पीओएस पास यहां से हो जाएगा, बीच में से पास हो जाएगा।
COS की बात करें दोस्तों तो यहाँ और यहाँ अगर अपोजिट में देखें तो यहाँ वेज पे मिथाइल है, यहाँ आपस में कुछ भी नहीं अपोजिट में, यहाँ COS नहीं होगा। देखिए कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं कि सर इसका अपोजिट ये रहा ना, कुछ ऐसे करते हैं देखो ये सर इसका अपोजिट रहा, अरे अपोजिट 90 डिग्री नहीं होता, अपोजिट 180 डिग्री होता है, इस बात का ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे ही मुझे मिलते हैं कई बार, सर इसका अपोजिट ये रहा, अरे ये अपोजिट नहीं है, अपोजिट आमने सामने वाला होता है भाई, तो इस बात का ध्यान रखें। हेंस यहाँ अपोजिट में सेम चीज नहीं है, तो POS केवल मिल गया तो इससे हम कह देंगे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। दिस इज आल्सो इनएक्टिव। इसकी बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ तो ना तो ऐसे POS निकलेगा क्योंकि वेज की मेरे में डैश नहीं होगी, ये POS नहीं होगा। और सेंटर सिमेट्री की जब बात करेंगे तो यहाँ पे वेज का अपोजिट यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों। अभी बात करें वेज का अपोजिट डैश होगी, अरे अपोजिट ये होता है, तो अपोजिट में सेम नहीं है तो ना तो कोई POS है और ना ही कोई COS है, हेंस ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज एग्जिस्ट करते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा। तीन मैंने सोल्व कराया, एक फटाफट तुम बताओ फोर्थ वाले का क्या आंसर होगा। व्हाट इज द आंसर, करेक्ट आंसर फोर्थ वाला। ध्यान दीजिए बिस्वाल जी, फोर्थ वाले का आंसर बताओ तब तक। देखो ध्यान दीजिए, एक बार में चीजों को सुना करो प्लीज, बाकी बच्चे भी आप प्लीज बार-बार मैं सेम चीज को बार-बार रिपीट करना अच्छा लगता नहीं। तुम अगर लेट लेक्चर ज्वाइन करोगे तो व्हाट कैन आई से, मेरे से मत पूछना फिर से। अगर आप लेक्चर लेट ज्वाइन करते हैं तो डोंट आस्क क्वेश्चंस बिकॉज़ यू हैव नॉट वॉच्ड द लेक्चर। दोस्तों आइडियल बोन एंगल किसी भी एक sp3 में 109 डिग्री 20 मिनट का होता है और इस बोन एंगल की बात करें तो ये एक आइडियल बोन एंगल है। अगर sp3 का इस बोन एंगल से डेविएशन होता है या बोन एंगल तो बढ़ जाए या बोन एंगल घट जाए, तो इस बोन एंगल को बढ़ने और घटने को हम कहेंगे भाई जबरदस्ती बढ़ रहा है घट रहा है, किसी भी कारण से बढ़ रहा हो किसी कारण से घट रहा होगा, आइडियल नहीं है। तो जब बोन एंगल से डेविएशन होता है उस स्टेट में हम कहते हैं कि वहां पे एंगल स्ट्रेन इंट्रोड्यूस होता है। वो हाइब्रिडाइजेशन 109 डिग्री अलाउ कर रही है पर हम किसी और डिग्री पे जा रहे हैं तो मतलब वहां पे नॉर्मल से हट के काम हो रहा है, यानी कि वो क्या स्टेट है, वो एक तरीके से स्ट्रेन स्टेट है, वहां पे स्ट्रेन आ रहा है, एंगल स्ट्रेन उसको बोल देते हैं। और यहाँ जो ये साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन जैसी रिंग्स है यहाँ पे वही स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रहा है, इंटरनल एंगल 60 डिग्री के आसपास 90 डिग्री के आसपास दोस्तों, तो वो इंट्रोड्यूस हो रहा है एंगल स्ट्रेन, पर वो एंगल स्ट्रेन यहाँ रिंग की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ, उसको जनरली हम रिंग स्ट्रेन बोल देते हैं। तो जब रिंग स्ट्रेन आता है दोस्तों, तो रिंग स्ट्रेन जब होगा तो ये कार्बन 4 एक ही प्लेन में हमने माने तब रिंग स्ट्रेन हमने डिफाइन किया। तो कार्बन बताओ भाई साहब हम चारों एक ही प्लेन में, क्या पता हमारे चारों कार्बन एक ही प्लेन में, दो कार्बन एक ही प्लेन, चारों कार्बन एक ही प्लेन में, तो क्या पता कि भाई चारों कार्बन एक ही प्लेन में, इस वजह से रिंग स्ट्रेन आ रहा हो। तो एक काम करते हैं कि ये किसने कहा कि चार कार्बन एक ही प्लेन में रहेंगे, तो उनमें से कार्बन ने बाहर प्लेन से जाने या प्लेन से अंदर जाने की कोशिश की, तो सोचा क्या पता तुम तीन खुश रह लोगे, तीनों प्लेन में रह लेना, मैं बड़ा भाई हूं, मैं बाहर चला जाता हूं, एक बार बाहर नौकरी कर लूंगा, पैसे कमा लूंगा, तो या तो प्लेन से बाहर गया प्लेन से अंदर गया, इस उम्मीद में कि तुम तीनों खुश रह लोगे। पता लगा वो बाहर जब गया और अंदर जब गया तो तुम्हारे सुखी के चक्कर में गया, मतलब रिंग के स्ट्रेन को कम करने के चक्कर में एक एटम प्लेन से बाहर और अंदर जब जाएगा तो वहां दोस्तों रिंग स्ट्रेन कम होने के बजाय फर्दर इंट्रोड्यूस हो गया थ्रू डिफरेंट स्ट्रेन के थ्रू दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे हम एंगल स्ट्रेन को कम करने चले थे, रिंग स्ट्रेन को कम करने चले थे, उसके कोरस्पोंडिंग यहाँ से इसको हमने एक एटम को प्लेन से बाहर लेके आए, तो यहाँ फर्दर यहाँ सब्स्टिट्यूएंट के बीच में स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बहुत क्लोज स्पेस में आ जाएंगे दोस्तों। जिस वजह से दोस्तों ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगी पकड़ स्ट्रक्चर इसको कहेंगे, और इस प्रोसेस को कि जब चार में से कोई एक एटम प्लेन से बाहर अंदर जा रहा है, इस प्रोसेस को कहेंगे पकड़िंग, प्लेन से बाहर जाना अंदर जाना, और उस पकड़िंग प्रोसेस से बनने वाली कोई भी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर को पकड़ स्ट्रक्चर बोल देंगे। ये स्ट्रक्चर स्टेबल होगी तो इसी को आगे लेके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करेंगे, और ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगी तो फिर हमारी जो ये प्लेन रिंग वाली स्ट्रक्चर इसी को लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर फर्दर स्टेबल नहीं पाई और नहीं पाई तो दोस्तों कंपैरेटिवली ये वाला स्टेबल है, इसी को लेके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट कैन बी स्टेबल विद सम स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट जो यहां लगाए जाएंगे, जब वो यहां स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट आएंगे जिनमें खास इंटरेक्शन हो सके तब वो भी स्टेबल हो सकती है, और वो रेयर केस है, उनको याद करने की रट्टा मारने की कतई जरूरत नहीं दोस्तों। कितना सारी कहानी कोई पकड़िंग का नाम देंगे, तो हमने पकड़िंग करा के देखी, क्यों तुमको ये करा क्यों रहे हो, जब काम नहीं आ रहा तो क्यों करवा रहे हो, ये भी स्टेबल नहीं था वही स्टेबल था, इससे वाले केस में भी आपने बता दिया ये स्टेबल मिला, करवा क्यों रहे हो, क्योंकि इनमें नहीं आया, 3 मेंबर में काम 4 मेंबर में नहीं आया, क्या पता 5 मेंबर में काम आ जाए, क्या पता 6 मेंबर में काम आ जाए। तो दोस्तों इसलिए अभी से वो सिखा रहा हूं, एंड सब ऐसा करते करते चौथे नंबर क्वेश्चन तक पहुंचे, और चौथे नंबर क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे एक्टिव आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इनएक्टिव दे रहे हैं। जो बच्चे एक्टिव आंसर दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग-अलग है। मैं आपको कहूंगा हमेशा ध्यान रखें जब चीजें डिफरेंट लग रही हो, सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट लग रहे हो, तो कोशिश किया करो उन्हीं सब्स्टिट्यूएंट के अलोंग POS पास कर दो। तो कोई भी एक ऐसा केस यहां ढूंढो जहां चारों सब्स्टिट्यूएंट से POS पास हो जाए, इफ देयर एग्जिस्ट अ केस तो वहां POS मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहां पे POS क्योंकि चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग-अलग हैं, POS पास करने का एक ही तरीका है कि चारों से प्लेन पास कर दिया जाए। तो क्या चारों से प्लेन पास करने का कोई तरीका है क्या, तो दोस्तों यस, ये चारों के चारों सेंट्रल प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये प्लेन के नीचे CS2 प्लेन के बाहर CS2, ये दो कार्बन सेंट्रल प्लेन में और ये बोर्ड भी सेंट्रल प्लेन में लाई कर रहे हैं दोस्तों। तो इन सभी से ये कॉमन प्लेन्स निकल जाएगा और ये प्लेन यहां निकलता निकलता इनके अलोंग भी निकल जाएगा बाहर, और जब ये प्लेन बाहर निकलेगा दोस्तों तो बाहर वाले वेज वाले CS2 के पीछे वाला डैश वाला CS2 मिल जाएगा। जब चारों के चारों एटम प्लेन में समा गए तो उनके डिफरेंट होने का कोई फर्क नहीं पड़ा, हेंस POS एग्जिस्ट हियर, और POS एग्जिस्ट करेगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। आई होप आपको सबको कहानी कंप्लीटली समझ में आई होगी। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहां तक की कहानी सबको क्लियर है क्या, बताइए कमेंट बॉक्स में कि यहां तक की कहानी सबको क्लियर है क्या, जल्दी बता दो। समझने में क्वेश्चन 4 में कुछ नहीं था, POS COS चेक करनी थी, ध्यान दोगे समझ में आएगा, भाई नहीं ध्यान दोगे तो कैसे समझ में आएगा। देखिए आप सब बच्चों की गंदी आदत पाल रखी है, वो गंदी आदत ये है कि आप सीधा मना कर देते हो कि सर ये नहीं आया वो नहीं आया। हमेशा मेंशन किया करो कि क्या चीज समझ नहीं आई। अगर पूरी ही चीज समझ नहीं आई तो इसका मतलब साफ-साफ है कि आपका ध्यान कहीं और था, एंड दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर को देखते वक्त फोन चला रहे हो, कुछ और कर रहे हो तो वो मेरा हेडेक नहीं है। जब मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से देखा करो, एक चीज को 4 बार रिपीट करता हूं, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछा करो, बट स्पेसिफिकली पूछा करो कि क्या समझ नहीं आया है। तो क्या नाम था शीतल भाई, क्या स्पेसिफिक समझ नहीं आया वो बताइए। ये मत बोलो क्वेश्चन 4 समझ नहीं आया, क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आंसर तो क्या ही समझोगे। ऐसे कैसे बच्चे हो गए तुम लोग यार, क्या समझ नहीं आया शीतल, और ये समझ नहीं आया तो फिर पिछली क्लास में S1 S2 कैसे समझ में आ गया, अभी तो ऐसी शेप थी। चेस्ट वॉच वेट एंड वॉच 5 नंबर की कार्बन साइकिल में सब आ जाएगा समझ। जिस प्लेन ऑफ बोर्ड में देखिए वेज का मतलब होता है ये प्लेन ऑफ बोर्ड जो है इससे बाहर CS2, डैश का मतलब होता है उससे पीछे CS2, और जो नॉर्मल बोर्ड है यानी कि वो सारे के सारे इस प्लेन ऑफ बोर्ड में है, तो प्लेन ऑफ बोर्ड से ही प्लेन निकाल दीजिए। प्लेन कैसे पास किया ध्यान नहीं देते हो, बस इसी का एक ही दिक्कत। मेरे क्लास में अगर तुम बैठे हो
मैं इतनी चीज को 4 बार रिपीट करता हूं यार, मेरे को लोग मास्टर भी, मतलब मैं खुद ही अपने जब लेक्चर देखता हूं एक बार कितनी बार रिपीट कर दिया यार, फिर भी तुम लोग अगर नहीं सुनते हो तो उसका मतलब साफ साफ सा है भाई तुम्हारा ध्यान कहीं और था, और अगर आपका ध्यान कहीं और है तो ध्यान को सुधार लो। इन्हीं की तुम इमेजिनेशन में डूब गए। इधर देखो भाई, इधर देखो दोस्तों, नहीं हो सकता अभिषेक, नहीं हो सकता, क्योंकि वो बगल वाले पे है अभिषेक, जो तू कह रहा है ना 3 में भी हो सकता है। ये 1 2 नियर बाय कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, ये 1 2 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन है। 1 3 पोजीशन साइक्लोब्यूटेन एक डायगोनल पोजीशन होती है, 1 2 पोजीशन डायगोनल पोजीशन नहीं होती है। यहाँ जो पीओएस पास हुआ वो डायगोनल वाला पास हुआ है, ठीक है, यहाँ डायगोनल वाला पास नहीं हुआ है। यहाँ डायगोनल वाला कौन सा हुआ, ये सिचुएशन होगा जिसमें इसका मिरर इमेज यहाँ आना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। हाँ यार तुम छोटे-छोटे क्वेश्चन में रो पड़े हो यार। इस मॉलिक्यूल की इमेजिनेशन को समझो पहले। 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट नॉर्मल बॉन्ड से दिखाए गए हैं। नॉर्मल बॉन्ड का मतलब होता है सेंट्रल प्लेन। बोलो मेरे साथ प्यारे बच्चों, शीतल बोलो, नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल बॉन्ड का मतलब क्या है, सेंटर, क्योंकि आज के बाद दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं, 1000 बार बता चुका हूं मैं। When we have this type of bond representation, it is normal bond representation. It means क्या लिखना पड़ता है, it means it is in central plane. और कोई तरीका तो है नहीं भाई, बच्चों की तरह बोलना पड़ेगा ए फॉर एप्पल तभी तुम समझोगे। बोलो मेरे साथ, जब जब नॉर्मल बॉन्ड हो तो बताइए इनमें से नॉर्मल बॉन्ड कौन से, ये भी बताऊंगा। ओके चलो, ये नॉर्मल बॉन्ड है, ये भी नॉर्मल बॉन्ड है, ये भी डंडा देखो नॉर्मल तरीके से बनाया है, ये भी नॉर्मल है, इसको वेज कहते हैं। तो ये तो हमें आता है, फिर आता है, फिर क्या कहेंगे इसमें, इसको डैश कहते हैं बच्चों। वेज का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेन, डैश का मतलब होता है बिहाइंड द प्लेन या बिलो द प्लेन, प्लेन के पीछे। क्या लिखो, तो ये जो बोर्ड है ये सेंट्रल प्लेन में है। तो सेंट्रल प्लेन क्या है, ये सेंट्रल प्लेन बोले तो जिस प्लेन में बोर्ड है, तो बोर्ड का है, ये तुम्हारा बोर्ड है, तो बोर्ड तुम्हारा कहां से कहां फैला है, इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट फैला है, अप टू डाउन फैला है। तो इस लेफ्ट टू राइट को, अप टू डाउन को, लेफ्ट टू राइट को, अप टू डाउन का जितना भी ये प्लेन इन्फिनिटी तक, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट में इन्फिनिटी तक, दिस होल प्लेन इज कॉल्ड एज सेंट्रल प्लेन। सेंट्रल प्लेन से जो बाहर होगा वेज कहलाएगा, सेंट्रल प्लेन से जो पीछे होगा डैश कहलाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे। एंड दोस्तों इसके बाद अब ये जो चारों बॉन्ड है, ये चारों बॉन्ड नॉर्मल प्लेन में दिखाए गए हैं, इंक्लूडिंग दिस कार्बन। ये कार्बन सेंट्रल प्लेन में है, इनके 2 बॉन्ड ऊपर वाले H और T सेंट्रल प्लेन में है, T और F भी सेंट्रल प्लेन में है। सेंट्रल बॉन्ड बोले तो चारों के चारों एक ही प्लेन में है। 2 कार्बन के ये 2 बॉन्ड सेंट्रल प्लेन में, ये 2 बॉन्ड सेंट्रल प्लेन में, इन्हीं सेंट्रल प्लेन के अराउंड मैंने प्लेन निकाल दिया, इसी सेंट्रल प्लेन के अराउंड मैंने प्लेन निकाल दिया। जब यहाँ से प्लेन निकालूंगा तो ये हाइड्रोजन जो होगा, ये प्लेन हाइड्रोजन को बाहर वाले हेमिस्फीयर पीछे वाले हेमिस्फीयर में कट कर देगा। नीचे वाला ड्यूटेरियम जो होगा इसको भी सेम तरीके से यही प्लेन, ये इस ड्यूटेरियम के एक एटम को भी हाफ हाफ हेमिस्फीयर में कट कर देगा। ये प्लेन आगे बढ़ेगा, कार्बन को काटेगा, सेंटर में से आगे बढ़ेगा दोस्तों, सेंटर में से आगे बढ़ेगा, और ये प्लेन आगे जाके दोस्तों इस कार्बन को भी काट देगा, और फिर इन दो ड्यूटेरियम और फ्लोरीन के बीच में से भी पास हो जाएगा। यानी ये चारों एटम जो है, ये जो चारों एटम है वो सेंट्रल प्लेन का शिकार हो जाएंगे, सेंट्रल प्लेन में आ जाएंगे, और इसी के अराउंड मैंने प्लेन निकाल दिया। सेंट्रल प्लेन में चारों एटम आ गए तो आधे आधे कट गए, आधे आधे कट गए। ऐसा कट मारने का मतलब है सेंटर में से कट गए, आगे पीछे इसकी मिरर इमेज प्लेन ऐसे, तो मिरर इमेज आगे पीछे बनेगी, ठीक है। अब ये तो जो प्लेन में आ गए इनकी चर्चा करते नहीं है, तो ये बच गया CS2 बाहर वाला बच गया, पीछे वाला बच गया। सेंट्रल प्लेन से बाहर वेज पे CS2 कहां होगा, सेंटर में बाहर CS2 यहां पे होगा, पीछे वाला CS2 कहां होगा, सेंटर से पीछे CS2 होगा। तो सेंट्रल प्लेन के अकॉर्डिंग बाहर वाले CS2 का मिरर इमेज, पीछे वाला CS2, ये दोनों मिरर इमेज में आ गए। तो बच क्या गया यार, ये सारे सेंट्रल एटम प्लेन में आ गए, पीछे वाला हिस्सा बाहर वाले हिस्से का मिरर इमेज आ गया। हेंस ये जो प्लेन होगा वो POS कहलाएगा। POS कहलाएगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, बात खत्म हो गई। इसमें क्या सोचने समझने का था। जशनदीप रट्टा ना मारे, जशनदीप रट्टा ना मारे। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लेके चल रहे हैं या आप इस तरीके से प्लेनर लेके चल रहे हैं, इस कार्बन पे अगर वेज पे कोई मिथाइल है, सेंटर से बाहर जाओगे तो अब सेंटर से पीछे जाना पड़ेगा ना भाई, अपोजिट में। खुद ही दिमाग लगा लो, अपोजिट क्या होगा। अगर मेरे पास एक रिंग इस प्लेन में है और सेंटर ये कार्बन है, इस कार्बन पे बाहर वेज पे तुम्हारी तरफ कोई मिथाइल लगा है, CO जब चेक करोगे तो सेंटर से यहां पे बाहर जाना पड़ रहा है, तो सेंटर से अपोजिट में पीछे जाना पड़ेगा ना भाई। तो चेक करने के लिए वेज के अपोजिट में डैश जाना पड़ेगा जब तुम CO चेक कर रहे होगे, ठीक है। पर इसको रट्टा ना मारे। क्लियर है भाई सबको यार, बता दो यार, जल्दी बताओ, टाइम वेस्ट मत करो यार प्लीज। ऑलरेडी वी आर लैकिंग, बहुत पीछे चल रहे हैं हम, टू मच पीछे चल रहे हैं। प्लीज जल्दी कमेंट करके बताओ यहां तक की बातें क्लियर है क्या सबको। बस अब पहले प्लीज देखिए, डाउट्स को डाउट्स के तरीके से रखिए, और हम अगर टू मच इमेजिनेशन में घुस जाएंगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि जिस जगह पे जो बात समझाई जाए उतनी ही बात समझिए, उसके अलावा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वो दिमाग लगाने के लिए आगे समय आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है, आई होप। अगर सबको क्लियर है तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और साइक्लोपेंटेन की तरफ जाता हूँ, और जो बच्चे पकड़ी चला रहे हैं साइक्लोपेंटेन में जाके और तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। वेट एंड वॉच, अभी आगे चलते हैं, आगे बढ़ेगा दोस्तों, सामने देखिए प्लीज। पल्लवी, इट्स नॉट अ डाउट सेशन, प्लीज प्लीज, इट्स नॉट अ डाउट सेशन है। दीप डोंट राइट इन हिंदी, ओके आपकी आज्ञा, नहीं लिखूंगा हिंदी में भाई, बड़ा अच्छे से बोल देता सर, प्लीज डोंट राइट इन हिंदी। तो सीधे डोंट राइट इन हिंदी, मेरी हिम्मत कैसे हिंदी में लिखने की। आइसोटोप मिरर इमेज नहीं होते भाई। चल यार चलो भाई, I have told you many times I don't ask irrelevant question in middle of the lecture. If you want to ask, you can ask in the last of the lecture. हेलो भाई सामने देखो, चलो प्लीज। सो अब आगे चलते हैं दोस्तों, और तीसरा केस हमारा जो है वो है साइक्लोपेंटेन का। इसको भी तरीके से समझते हैं, साइक्लोपेंटेन के केस को आइए समझते सामने देखिए। आइए साइक्लोपेंटेन समझाता हूं। साइक्लोपेंटेन जब तुम बनाते हो तो अक्सर तुम ऐसे बनाते हो, ये तुम साइक्लोपेंटेन ऐसे बनाते हो। और एक बोर्ड एंगल जब से डिफाइन करते हैं दोस्तों, तो ये लगभग 108 डिग्री के आसपास के एंगल निकल के आता है, जब कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये आपका लगभग एक बोर्ड एंगल यहाँ पे होगा, जो कि आइडियल बोर्ड एंगल नहीं होता,
और जैसे कि मैंने कहा कि चाहे वो देखो कोरिलेट कराता हूं साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेनो, साइक्लोब्यूटेनो, साइक्लोपेंटेनो, ध्यान से सुन लेना, जिनको पकड़ी में दिक्कत अब सॉल्व हो जाएगी। और अभी भी अगर तुमने ध्यान से नहीं सुना तो मैं तुम सबको ध्यान रखना। साइक्लोप्रोपेनो, साइक्लोब्यूटेनो, साइक्लोपेंटेनो, सभी के जो कार्बन होते हैं ऑल कार्बन जो है sp3 होते हैं। क्या होते हैं? sp3। साइक्लोप्रोपेन के भी, पेंटेन के भी और ब्यूटेन के सबके कार्बन sp3 है। sp3 कार्बन की दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि उसका बॉन्ड एंगल जो है, जो हम कहते हैं बॉन्ड एंगल, उसका आइडियल बॉन्ड एंगल जो sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास है। sp3 का जो आइडियल बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास है जो भी है। और हम कहते हैं कि जब जब इस बॉन्ड एंगल से डेविएशन नजर आएगा, बार-बार ये बातें चिल्ला रहा हूं, whenever we see a structure जिसमें इस बॉन्ड एंगल से sp3 का हाइब्रिडाइजेशन लाई कर रही है स्ट्रक्चर में, और उसमें ये बॉन्ड एंगल लाई नहीं कर रहा, कोई और बॉन्ड एंगल लाई कर रहा है, वो बॉन्ड एंगल चाहे इस बॉन्ड एंगल से बड़ा हो, वो बॉन्ड एंगल चाहे इस बॉन्ड एंगल से छोटा हो, यानी बॉन्ड एंगल चाहे इंक्रीज हो रहा हो चाहे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा हो, इन दोनों ही सिचुएशन को बोला जाता है क्या? बॉन्ड एंगल डेविएशन। इसको बोला जाएगा डेविएशन फ्रॉम आइडियल, बॉन्ड एंगल डेविएशन। और बॉन्ड एंगल का ये डेविएशन दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक आइडियल कंडीशन जो अलाउ कर रही है 109 डिग्री 28 मिनट अलाउ कर रही है, और तुम किसी और एंगल पे कोने लगा रहे हो 107 पे, 108 पे, 90 पे, 60 पे, 120 पे, तो वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। और आइडियल से हटके कोई बॉन्ड एंगल अगर अटेंड कर रहा है तो मतलब वहां पे उन बॉन्ड्स को बनाते वक्त वो जो एंगल है वहां पे जो बना होगा, वहां पे वो एंगल मजबूरी में बना होगा, यानी कि वहां पे एंगल स्ट्रेन आ रहा होगा। एंगल स्ट्रेन का मतलब है, स्ट्रेन बोले तो एक तरीके का स्ट्रेस, बेचारे में बहुत ज्यादा स्ट्रेच है, स्ट्रेस है पर मजबूरी में उसे उस एंगल पे लाई करना पड़ रहा है। मतलब ये साइक्लोब्यूटेन चाहता तो नहीं 90 डिग्री पे रहना, पर यहां मजबूरी में लाई कर रहा है क्योंकि साइकिल बनानी है, बना ली उसने और एग्जिस्ट भी करता है दोस्तों। तो ऐसे ही आइडियली पर इसको किस होना चाहिए था? sp3 कार्बन है तो इसको 109 डिग्री का अंदर बॉन्ड एंगल बनाना चाहिए था, पर नहीं बना पा रहा। मजबूरी है, साइकिल बनाने के लिए 90 डिग्री के आसपास आना ही पड़ेगा। क्या मजबूरी है? साइकिल बनाने की मजबूरी है, 90 डिग्री के आसपास आना पड़ेगा दोस्तों, आना पड़ेगा दोस्तों। तो मतलब वापस स्ट्रेन होगा, अलाउड था 109 के आसपास, तो उसने घटा लिया तो वापस स्ट्रेन इंट्रोड्यूस होगा, उसी स्ट्रेन को एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। और ये एंगल स्ट्रेन क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द रिंग फॉर्मेशन है, तो यहां जो एंगल स्ट्रेन है बिकॉज़ ऑफ द रिंग फॉर्मेशन है, इसीलिए उस एंगल स्ट्रेन को ही, उसी एंगल स्ट्रेन को ही यहां पे रिंग स्ट्रेन का नाम दे देते हैं। अब तुम इसे एंगल स्ट्रेन बोलो या रिंग स्ट्रेन बोलो, बात देखिए। हम कहेंगे चाहे साइक्लोप्रोपेन हो, चाहे साइक्लोब्यूटेन हो, चाहे साइक्लोपेंटेन हो, तीनों में ही बॉन्ड एंगल जो होते हैं दोस्तों, इंटरनल बॉन्ड एंगल जो होते हैं वो आइडियल एंगल से मैच नहीं करते। और जब मैच नहीं करते तो चाहे साइक्लोप्रोपेन थी वहां पे भी एक रिंग स्ट्रेन था, चाहे साइक्लोब्यूटेन थी वहां पे भी रिंग स्ट्रेन था, और चाहे साइक्लोपेंटेन हो यहां पर भी रिंग स्ट्रेन एग्जिस्ट करता है। जितना डेविएशन ज्यादा होगा उतना स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो दोस्तों इसमें तो लगभग 60 के आसपास होता है, तो ज्यादा डेविएशन नहीं है। बट आपका जो साइक्लोब्यूटेन उसमें 90 के आसपास डेविएशन ज्यादा है, तो स्ट्रेन ज्यादा। और जो आपका साइक्लोप्रोपेन था वहां तो 60 डिग्री के आसपास एंगल था, एग्जैक्ट एंगल पे हम नहीं जा रहे, तो वो एंगल इतना कम था दोस्तों, तो वहां पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा। स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा तो उस स्ट्रेन में वो बस मजबूरी में रह रहा है, उतना कुछ नहीं है, रह रहा है, बस रिश्ता निभा रहा है ना, नॉर्मल शादी तो करवा दी पर उसे पसंद नहीं आई, लेकिन की बात ये है ना। तो दोस्तों वहां पे भी साइक्लोप्रोपेन में वो खुश बस है ना, मात्र का दिखाने खुश है। और उसकी खुशी जाहिर कब होती है? साइक्लोप्रोपेन में तुम्हें रिएक्शन अक्सर पढ़ते हो, इसका नाम होता है डांसिंग रेजोनेंस। और वो डांसिंग रेजोनेंस में जैसे उसके पास कार्बोकेटाइन आता है तो तुरंत वो डांसिंग रेजोनेंस दिखाना चालू कर देता है, ओपन हो जाती है साइकिल उसकी। तो वो ओपन क्यों हो गई? क्यों बाकी क्यों नहीं ओपन हुई? उसमें क्यों ओपन हुई? क्योंकि बेचारा पहले ही स्ट्रेन में था, पहले ही स्ट्रेन में होता, मजबूरी में जिंदगी काट रहा होता है, कार्बोकेटाइन आया उसको दिख गया है, मेरे को एक साइड इंसान दिख गया, इसके साथ रिश्ता निभा लेता हूं, साइकिल तोड़ देता है। सो साइक्लोप्रोपेन की वो कहानी कि वहां पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो वो कहानी आपको जब आप जीओसी पढ़ेंगे और जीओसी में डांसिंग रेजोनेंस नाम का कांसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां से कोरिलेट होती नजर आएगी कि हां ये डांसिंग रेजोनेंस क्यों हुआ, कि साइक्लोप्रोपेन में स्ट्रेन बहुत ज्यादा था, हो गया। चलो उसके बाद साइक्लोब्यूटेन में और साइक्लोप्रोपेन में स्ट्रेन तो सभी में था, यहां पर भी स्ट्रेन है, और स्ट्रेन चाहे कितना भी हो, उस स्ट्रेन को कम करने के लिए रिंग जो है, ये जो रिंग है ये कुछ ना कुछ काम करेगी। तो एक रिंग में एक रिंग स्ट्रेन को कम करने के लिए एक रिंग जो काम करती है उसी काम को ही पकरिंग काम बोला जाता है, उसी को ही पकरिंग प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला मैंने दोबारा सुनिए, यहाँ स्ट्रेन एग्जिस्ट कर रहा है, वो स्ट्रेन यहाँ बोन एंगल की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस बोन एंगल में जो या बोन एंगल की वजह से जो स्ट्रेन क्रिएट हुआ, इसको कम करने के लिए ये रिंग के जो प्राणी है, इस घर के जो इंसान है, कार्बन और हाइड्रोजन, वो घर के जो इंसान खासकर तो कार्बन ही है इस पूरी साइक्लिक फैमिली को बनाने वाला, तो घर के इंसान वो कार्बन कुछ ना कुछ कारनामा करेंगे, कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे, उन्हीं हरकतों को ही पकरिंग का नाम देंगे। तो हरकतें क्या है? जनरली वो कॉमनली ऑब्जर्व हरकत जो होती है वो ये होती है कि भाई साहब उन कार्बन लोगों को समझ में आया कि भाई ये जो रिंग स्ट्रेन है वो क्यों एग्जिस्ट करा, क्योंकि हमने रिंग बनाई और ये रिंग में पांचों के पांचों कार्बन हम एक ही प्लेन में बैठ गए, इसलिए ये बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा एक तरीके से स्ट्रेन क्रिएट हो गया। चाहे साइक्लोप्रोपेन वहां पे भी तीनों कार्बन एक प्लेन में थे, साइक्लोब्यूटेन में चारों कार्बन एक प्लेन में थे, तभी हमने रिंग स्ट्रेन एक्सप्लेन किया था। यहाँ भी पांचों कार्बन एक प्लेन में है और यहाँ पे भी हमने रिंग स्ट्रेन एक्सप्लेन किया है। तो हम कहेंगे कार्बन लोगों को समझ में आ गया होगा भाई साहब यहाँ जो स्ट्रेन आया वो हम पांचों एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही कमरे में रह रहे हैं, एक ही प्लेन में रह रहे हैं, इसलिए आ रहा होगा। तो उनमें से एक बोलेगा यार एक काम करते हैं, पांचों के पांचों दुखी रह रहे हैं, एक काम करते हैं तुम चार सुखी रहो, मैं कुर्बानी देने जाता हूं, मैं इस प्लेन में जिस प्लेन में हम पांचों लाई कर रहे हैं, किस प्लेन लाई कर रहे हैं? प्लेन ऑफ बोर्ड में लाई कर रहे हैं। कैसे पता लगा? पांचों बोर्ड नॉर्मल तरीके से बनाए गए, मतलब इसी प्लेन ऑफ बोर्ड में लाई कर रहे होंगे। कॉमन सेंस अभी समझाया था, नहीं समझे तो पिटो के में समझाया था पीछे में। तो जब नॉर्मल बोर्ड बोले तो सेंट्रल प्लेन, नॉर्मल बोर्ड बोले तो मेरे साथ दोहराओ बच्चों को पता एबीसीडी ए4 एप्पल करना। नॉर्मल बोर्ड बोले तो सेंट्रल प्लेन, तो नॉर्मल बोर्ड बनाया तो मतलब सेंट्रल प्लेन, सेंट्रल प्लेन बोले तो प्लेन ऑफ बोर्ड, जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं ये क्या लेफ्ट टू राइट है, ऊपर से नीचे है, क्या क्या पढ़ाना पड़ रहा है यार। सो सेंट्रल प्लेन में है पांचों कार्बन, एक कार्बन कहेगा तुम चार इसी प्लेन में रहो, मैं या तो प्लेन से बाहर आ जाता हूं या मैं प्लेन से पीछे भाग जाता हूं, या तो मैं प्लेन से बाहर आ जाता हूं या प्लेन से पीछे भाग जाता हूं। तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो दिखाने का तरीका क्या? पांच कार्बन को कहेंगे चार तो कहोगे, चार तो इसी कार्बन, चार तो इसी प्लेन में रहो, तो चार तो इसी प्लेन में रहे, आदेश मान लिया चार इस प्लेन में रहे, एक कार्बन प्लेन से बाहर चला गया, उसको कैसे दिखाएंगे? वेज पे दिखाएंगे, प्लेन से बाहर कैसे दिखाएंगे कि भाई साहब ये चार प्लेन में रहे, नॉर्मल बोर्ड से दिखा के चारों एक ही प्लेन में, ये प्लेन से बाहर चला गया तो सेंटर प्लेन, सेंटर से जब बाहर का बोर्ड बनाओगे, सेंटर से बाहर वाला तुम्हारी तरफ आ रहा है तो वेज बोर्ड दिखाना पड़ेगा, और यहां पर भी ये वेज बोर्ड बना देंगे। तो इसको ऐसे दिखा देंगे। अब तुम कहोगे ये क्या इसने वेज वालों ने रिश्वत दे रखा है, क्या वेज पे आ जा? अरे भाई तुम डैश बना लो, चार प्लेन में ही रहेंगे, शर्त ये है चार प्लेन में ही रहेंगे। एक कॉपी बात तुम पीछे भेज दो, तो तुम पीछे भेजो या आगे भेजो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे कहने का क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ जो हमारी रिंग थी, इस रिंग के अंदर ये एंगल स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हुआ, और टू रिड्यूस दिस रिंग स्ट्रेन, आरएस बोले तो रिंग स्ट्रेन, पकरिंग प्रोसेस यहाँ पे होगी। व्हाट इज पकरिंग? किसी भी कार्बन एटम्स का जो कि पांचों के पांचों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, उनमें से कोई भी कार्बन एटम का प्लेन से बाहर या अंदर आ जाना, तो यही कहलाता पकरिंग प्रोसेस। पकरिंग प्रोसेस क्या है कि भाई चारों सॉरी पांचों के पांचों प्लेन में लाई कर रहे थे, इनमें से कोई एक कार्बन एटम मान लीजिए ये वाला, अब देखो जरूरी
यही वाला, इसने रिश्वत दे रखी, ऐसा नहीं है, ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। देयर आर इक्वल प्रोबेबिलिटी, देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट दिस एंड दिस। इन पांचों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। जब पांचों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो तुम इससे बताओ, इससे बताओ, इससे बताओ, इससे बताओ, इससे बताओ, बात तो बराबर है। तो मैं इससे बता रहा हूं दोस्तों, तो ये बाहर भी आ सकता है, बाहर बोले तो वेज, पीछे भी जा सकता है, पीछे बोले तो डैश। दोस्तों ये एटम प्लेन के बाहर या प्लेन के पीछे भी जा सकता है। प्लेन के बाहर जाएगा तो ये केस बन जाएगा, प्लेन के पीछे जाएगा तो ये केस बन जाएगा। ठीक है, ये दो केस बन गए, दोनों एक बराबर है। पीछे वाले की बात तो बराबर है, बात तो बराबर है दोस्तों। सो अब ये केस यहां पे बन गए। ठीक है, ये केस यहां पे बन गए। अब ये केस जो यहां पे बने, अब हमें जानना है पहली बात तो जो केस यहां बने, ये जो स्ट्रक्चर यहां बने, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं पकड़ स्ट्रक्चर। अब को रिलेट करते हैं इतनी कहानी को बाकी साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन के साथ। दोस्तों साइक्लोप्रोपेन पहले आते हैं। तो हमने कहा साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पर भी रिंग स्ट्रेन था, यहाँ पर भी एक कार्बन एटम बाहर या अंदर जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ से कार्बन एटम बाहर अंदर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि तीन एटम और तीन एटम एक ही प्लेन में रहते हैं, तो जब वो बाहर जाएगा तब भी वो एक ही प्लेन में रहेगा। जब ये दो तीन में के तीनों एटम सेंट्रल प्लेन में, एक बात, दो एटम को इसी प्लेन में छोड़ दो, एक एटम को प्लेन के बाहर ले आओ, जो प्लेन के बाहर आए और बाकी दोनों को जोड़ेंगे तो अभी भी वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तीन एटम एक ही प्लेन में लाई करते हैं दोस्तों। हेंस यहाँ पकड़िंग हुई थी, पर उसका पता नहीं लग पाया, क्योंकि वो पकड़िंग जब होगी, जब एटम बाहर और अंदर जाएगा तो वो रिंग स्टिल फिर भी प्लेनर ही लाई करेगी, कार्बन एटम वहां पे प्लेनर ही लाई करेंगे दोस्तों। तो इसलिए वहां कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तीन एटम एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जब उसको बाहर निकालो, पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तीनों एटम पहले इस प्लेन में होंगे, अब इस प्लेन में हो जाएंगे, वेज पे आने पे डैश पे, तो इस प्लेन में हो जाएंगे दोस्तों। ये कार्बन एटम को बाहर लिया तो प्लेन ऐसे हो जाएगा, उसी कार्बन एटम को पीछे ले जाओ तो प्लेन ऐसे हो जाएगा, रहेंगे वो एक प्लेन में। इसीलिए यहाँ पकड़िंग का कोई फायदा नजर नहीं आया, और हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पकड़िंग हो ही नहीं रही है। हम ये मान के चलते हैं पकड़िंग हो ही नहीं रही है, या फिर यहाँ पकड़िंग की बातों को डिस्क्राइब ही नहीं करते। क्यों डिस्क्राइब नहीं करते? क्योंकि उसका कोई बेनिफिट नजर ही नहीं आया, उसका कोई कंक्लूसिव स्ट्रक्चर नजर नहीं आया। उसके बेनिफिट और उस पकड़िंग के एक्जिस्टेंस की बातें तब करेंगे जब उसका स्ट्रक्चर नजर आने लगेगा। तो पहली बार साइक्लोब्यूटेन में जाके उन चार में से एक कार्बन ऊपर उठा, तो यहाँ पे क्योंकि तीन तो प्लेन में रहेंगे, एक टाइम पे चौथा हमारे पास ऊपर उठा दोस्तों, तो अब यहाँ पे जाके एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मिली, तो इसको हम नाम दे देंगे पकड़ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डिफरेंट मिले, इस प्रोसेस को कहेंगे पकड़िंग, और इस स्ट्रक्चर जो है इसको बोलेंगे पकड़ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पकड़िंग प्रोसेस का अस्तित्व सामने आया और पकड़ स्ट्रक्चर का भी अस्तित्व सामने आया। अभी पकड़ स्ट्रक्चर हमें कंपेयर करानी है इनिशियल इस प्लेनर रिंग से, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल पाया गया। तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जितने हमने पढ़े उनमें यही स्टेबल पाई गई स्ट्रक्चर प्लेनर वाली, और ये स्ट्रक्चर हमने कभी किसी रेयर केस में देख ली तो देख ली, नहीं तो ये जनरली लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है इसके कंपैरिजन में। और जब ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है तो इसका डिस्कशन करेंगे ही नहीं। किसी एक मॉलिक्यूल की मल्टीपल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकती है, पर जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं, जिस स्ट्रक्चर को लेकर रिएक्शंस कराते हैं, जिस स्ट्रक्चर को लेकर सारी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसकी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसलिए इसकी मोस्ट स्टेबल यही मिली, इसलिए इसी मोस्ट स्टेबल को लेकर हमने सारे क्वेश्चन सोल्व किए। अब हमारे साइक्लोपेंटेन के अंदर दोस्तों यहाँ पर भी सारा कारनामा हुआ, पकड़िंग पकड़िंग हुई, पकड़िंग हो गई, ये दो स्ट्रक्चर बन गई। तो इस प्रोसेस को कहेंगे पकड़िंग, और स्ट्रक्चर कहलाएगी पकड़ स्ट्रक्चर। पकड़ स्ट्रक्चर अब आ चुकी है। अब इनका कंपैरिजन इस प्लेनर रिंग के साथ कराना है कि भाई जो रिंग है यहाँ ये रिंग प्लेनर है, तो ये प्लेनर रिंग वाली ज्यादा स्टेबल होगी या ये पकड़ वाली ज्यादा स्टेबल होगी, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? आइए इस बात को समझते हैं दोस्तों। जब तक हम साइक्लोपेंटेन तक पहुंचे तो यहाँ पे एक और कांड हो गया, और वो कांड क्या हुआ ध्यान से सुन लीजिए। आइए उस कांड को समझने के लिए थोड़ा खेला खेली करते हैं। मान लीजिए ये मेरे सामने आप सब बच्चे बैठे हुए और पहले तीन बच्चों ने मिलकर साइक्लोप्रोपेन बनाया, तो वो तीन बच्चों ने साइक्लोप्रोपेन, तो मान लीजिए मैं उनमें से एक हूं और तुम दो यहाँ पे खड़े हो, तुम दोनों ने मेरे हाथ पकड़े, मैंने तुम दोनों के हाथ पकड़े, और वो जो दोनों यहाँ पे खड़े थे उन दोनों ने आपस में एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, हमने क्या बना लिया दोस्तों? दो बच्चे यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, हम दोनों ने हाथ पकड़े, एक बॉन्ड, हम दोनों ने हाथ पकड़े, एक और बॉन्ड, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई तीन बच्चों की। ठीक है, तो तीन बच्चों की इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी दोस्तों। तो यहाँ हम इतने पास पास है कि मैं एक कार्बन एटम प्लेन से बाहर या अंदर जाने की जब कोशिश करूंगा तो बगल वालों का मेरे पे जो होल्ड है वो बहुत ज्यादा है। कहने की बात ये है कि रिंग जब छोटी होगी तो किसी एक कार्बन एटम का प्लेन से बाहर या अंदर जाना डिफिकल्ट होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे चार कार्बन की रिंग बनाते हैं, भाई ये रहा, मेरे बगल में एक और है और दो हमारे सामने है। हम चारों ने एटम, चारों जो स्टूडेंट्स हैं, चारों स्टूडेंट्स मिलकर एक हमने बनाया दोस्तों क्या, साइक्लोब्यूटेन। उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने इसका हाथ पकड़ा, 90 डिग्री पे दो यहाँ पे खड़े और एक कोने में खड़ा है, तो चारों ने मिलकर बनाया। तो क्योंकि अब एक साइकिल बढ़ चुकी है तो अब मेरा ऊपर जाना और नीचे जाना थोड़ा दोस्तों, यानी कि प्लेन से थोड़ा बाहर जाना और अंदर जाना थोड़ा आसान है। ऐसे ही जब हम साइक्लोपेंटेन में पहुंचेंगे साइकिल और बड़ी हो जाएगी, तो किसी कार्बन एटम का प्लेन का बाहर जाना और अंदर जाना और आसान हो जाएगा। तुम लोग सब नहीं समझ में आया तरीके बता रहे हो, अब समझ में आएगा। इसको समझने के लिए मान लीजिए हम 100 बच्चों की साइकिल मान लेते हैं। लेट्स सपोज हाइपोथेटिकल केस कि मैं हूं, मेरे साथ तुम हो, ऐसे बड़ा सारा हमने 100 बच्चों का सर्कल बना लिया, 100 बच्चों का बड़ा साइकिल बना लिया। मेरे बाद 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 99 नंबर आ गया, 100 में यूं से का एक बगल मेरा 100 गया, तो 100 बच्चों ने साइकिल बना ली। तो 100 बच्चों की जब साइकिल होगी अब तुम्हें वो कांसेप्ट समझ में आएगा कि एक एटम का बाहर जाना कितना आसान होगा। जैसे 100 बच्चों की साइकिल होगी तो ये सारी साइकिल बहुत खुली होगी और सभी बच्चे आराम से मजे मार रहे हैं, कोई स्ट्रेन मतलब बॉन्डिंग का वेरिएशन तो होगा, स्ट्रेन तो होगा, बट फिर भी वहां पे क्योंकि वहां स्ट्रेन होगा तो यहाँ पे पहली बात तो जब तुम आगे जाओगे तो पता लगेगा 7 कार्बन से ऊपर जाती वाली साइकिल्स अक्सर नॉन प्लेनर खुद ही हो जाती है, वहां तो प्लेनरिटी की बात ही नहीं करते। ये बात मैं अभी बाद में समझाऊंगा जब हम 6 कार्बन से आगे बढ़ जाएंगे। अभी के लिए इतनी कहानी काफी है कि साइकिल जब बड़ी होगी तो मैं उछल कूद करूं तो मेरे बगल वालों को तो फर्क पड़ेगा, उससे बगल वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे उछल कूद के केवल बगल वालों को फर्क है, उससे बगल वालों को फर्क नहीं है। पर जब छोटी रिंग होती है तो मेरे उछल कूद से सभी को लगभग फर्क पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे इतनी सी बात है, रिंग जब छोटी होगी तो पकड़िंग डिफिकल्ट होगी, रिंग जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी पकड़िंग उतनी आसान होगी। तो 3 मेंबर में तो पकड़िंग की बात ही नहीं करते, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वहां पे डिस्कशन नहीं करते। 4 मेंबर में पकड़िंग हुई पर रिंग छोटी थी तो वहां पे वैसे स्ट्रक्चर बेकार बनी, तो वो पकड़िंग डिफिकल्ट भी थी करवानी, एक और बात थी दोस्तों। पर 5 मेंबर में जैसे आए तो यह साइकिल बड़ी हो चुकी है और यहाँ पकड़िंग कराना आसान हो चुका है। पकड़िंग बोले तो कार्बन का अंदर बाहर जाना आसान हो चुका है, साइकिल बड़ी है, इंडिविजुअल बाहर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ साइकिल में पकड़िंग होना आसान हो चुका है और ये बेचारा इतना आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है 5 मेंबर साइकिल में आते आते कि ये जो कार्बन एटम बाहर अंदर जा रहा है, बाहर अंदर मतलब 4 कार्बन एक ही प्लेन में है, एक प्लेन में 4 कार्बन है, पांचवा जो कार्बन था वो बाहर और अंदर जाएगा। और ये पकड़िंग इतनी आसान है, इसका बाहर जाना अंदर जाना इतना आसान है कि ऐसे इतना फास्ट मूवमेंट करता है, इतना फास्ट मूवमेंट करता है कि जनरली आप यहाँ पे इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को प्लेनर ही मान के चलते हो। तो वो ये क्या बकवास कर रहे हो सर, आइए इसकी डिटेल वर्जन को समझाता हूँ। देखिए वापस से आते मैं कह रहा हूँ कि कार्बन बहुत फास्ट मूवमेंट करता है। पहली बात तो मूवमेंट कर रहा है, अंदर बाहर कंटीन्यूअस, जरूरी नहीं कि बाहर आके रुक जाएगा, दोबारा सेंटर में जाएगा, दोबारा पीछे जाएगा, फिर सेंटर में, फिर बाहर, एक ऑसिलेशन टाइप का मूवमेंट करेगा, बाहर सेंटर अंदर सेंटर बाहर सेंटर अंदर, ये मूवमेंट करता रहेगा। ठीक है, और ये बहुत फास्ट मूवमेंट होगी। और दुनिया में जब भी कोई मूवमेंट होती है वो फ्री फंड में तो होती नहीं है, उसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है। हमारे टर्म में बात करते हैं पैसा खर्च करना पड़ता है, और वैसे बात करते हैं एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, दुनिया के टर्म में बात करते हैं तो एनर्जी लगती है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है अंदर बाहर जाने की, जो मूवमेंट हो रही है इसी को बोलते हैं पकड़िंग, इसी को बोलते हैं अंदर बाहर जाने की मूवमेंट को पकड़िंग प्रोसेस। तो ये पकड़िंग प्रोसेस दोस्तों, पकड़िंग प्रोसेस जो हो रही है उसको कराने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी का सोर्स अगर लगातार इस मॉलिक्यूल को मिलता रहा तो ये पकड़िंग होती रहेगी, और अगर वो एनर्जी का सोर्स हमने रोक लिया तो ये पकड़िंग बंद हो जाएगी। तब एनर्जी नहीं दोगे, खाने पीने को उसको बेचारे को दोगे, तो बेचारा मर जाएगा ना। तो इसको खाने को दोगे यानी कि एनर्जी दोगे तो काम करेगा, पकड़िंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये एनर्जी का सोर्स क्या है दोस्तों? अब आइए एनर्जी का सोर्स पे आते हैं।
दोस्तों तो ये 5 मेंबर की जो रिंग थी वो तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में थी। तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में एनर्जी का सोर्स क्या है? नॉर्मल एनवायरनमेंट में हम कहने पे नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल है, पर यहाँ इस समय एनवायरनमेंट में जब मैं रूम टेंपरेचर की बात करता हूँ तो टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। और टेंपरेचर एक तरीके से फॉर्म ऑफ हीट है, मतलब एक हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस को, और हीट जो होती है वो एक एनर्जी का फॉर्म होती है, यानी कि जो ये रूम टेंपरेचर है जिसको तुम कहते हैं रूम टेंपरेचर में क्या होता है? अरे रूम टेंपरेचर में 25 डिग्री सेल्सियस मान के चल रहे हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस एक प्रकार के हीट को रिप्रेजेंट कर रही है, और हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है। वो 25 डिग्री सेल्सियस भी कई काम कराने के लिए, वो भी मतलब इतनी एनर्जी अपने पास रखती है कि वो कई जो कि मिनिमम एनर्जी वाले काम है उसको आराम से करवा देती है दोस्तों। मतलब ये रूम टेंपरेचर पे ये जो पकड़िंग है बहुत फास्ट होती जाती है, मतलब ये जो पकड़िंग हो रही होगी फास्ट, ये एनर्जी से कहां से मिल रही होगी? तो हम कहेंगे इसे रूम टेंपरेचर पे जो टेंपरेचर अवेलेबल है वहां से एनर्जी मिल रही होगी। टेंपरेचर से मिलने एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट टेंपरेचर है उससे एनर्जी मिल रही होगी। मॉलिक्यूल के एनवायरनमेंट में जो टेंपरेचर अवेलेबल है उससे एनर्जी मिल रही होगी। तो मॉलिक्यूल के एनवायरनमेंट में जो रूम टेंपरेचर है 25 डिग्री सेल्सियस उससे इस एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी को नाम देते हैं थर्मल एनर्जी। क्या नाम देते हैं? थर्मल एनर्जी। यानी कि सराउंडिंग का जो थर्मल एनवायरनमेंट है, थर्मल एनर्जी है, उसको यूज करके ये काम कर रहा है, पकड़िंग शो कर रहा है। नाउ अब ये जो थर्मल एनर्जी है किस पे डिपेंड कर रही है? टेंपरेचर पे। और अगर थर्मल एनर्जी को मैं डाउन कर दूं, थर्मल एनर्जी को डाउन कैसे करेंगे? टेंपरेचर को मार्केट से निकाल लो, एनवायरनमेंट से निकाल लो, यानी टेंपरेचर को डाउन कर दो। यानी कि मैं रूम टेंपरेचर से अगर उस पूरे कंटेनर का एनवायरनमेंट का टेंपरेचर डिक्रीज कर देता हूं, जीरो पे ले जाता हूं, -10 डिग्री -20 डिग्री सेल्सियस पे ले जाता हूं दोस्तों, तो जब इसका टेंपरेचर डिक्रीज कराया जाएगा, देखिए रूम टेंपरेचर पे ये मूवमेंट फास्ट होती रहती है, ये पकड़िंग फास्ट होती रहती है। तो दोस्तों हमने सोचा कि काम करते हैं रूम टेंपरेचर पे लेके, सॉरी रूम टेंपरेचर पे तो फास्ट एनर्जी हो ही रही है, मतलब रूम टेंपरेचर पे तो फास्ट मूवमेंट हो ही रही है, टेंपरेचर ज्यादा देगा तो और फास्ट हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो अगर मुझे इस मूवमेंट को बंद कराना है या स्लो करवाना है तो टेंपरेचर को निकालना पड़ेगा, थर्मल एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो टेंपरेचर को डिक्रीज किया तुमने सिस्टम का, मान लीजिए जीरो पे ले गए, -डिग्री में ले गए, तो पता लगा दोस्तों ये जो कारनामा है, ये जो पकड़िंग प्रोसेस इनसाइक्लोपेंटेन है, वो इतनी कम एनर्जी के साथ हो रही है, जब टेंपरेचर डिक्रीज किया गया तब भी ये प्रोसेस बंद नहीं हुआ, और तब भी ये प्रोसेस कंटीन्यूअसली होता रहा। इनफैक्ट नेगेटिव टेंपरेचर पे भी ये प्रोसेस कंटीन्यूअसली होता रहा। और दोस्तों हमारे हाथ में एक हद तक नेगेटिव टेंपरेचर कंट्रोल करना होता है, कि तुम -20 डिग्री कंट्रोल कर लोगे, -30 डिग्री कंट्रोल कर लोगे, उससे नीचे जाओगे दोस्तों तुम्हें स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए होगी, स्पेसिफिक कई बार लिक्विड नाइट्रोजन, कई बार तुम हीलियम का यूज करते हो, तो स्पेसिफिक एनवायरमेंटल सेटअप चाहिए होगा, और जो फिर इजीली सेटअप नहीं होता है, और उस सेटअप में रिएक्शन भी नहीं करा पाओगे। उस सेटअप में क्या सॉलिड रिएक्शन कराओगे क्या? जब टेंपरेचर डिक्रीज कर देगा तुम्हारा लिक्विड तो किसी का भी फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा मोस्ट ऑफ का, तो आप रिएक्शन कैसे कराओगे? ऐसे कराओगे क्या? एक फ्रीज का गोला, अच्छा गोला वो तुम जो गोला खाते हो ना, वो जो रेडी वाला आता है, फेंक के मारा और बन गया कोई दूसरा कंपाउंड। सो तुम डिक्रीज तो कर सकते हो, बस डिक्रीज करने पे टेंपरेचर रिएक्शन, उस डिक्रीज टेंपरेचर रिएक्शन कैसे करोगे? इसलिए बहुत ही डिक्रीज टेंपरेचर की जो रिएक्शन होती है वो बहुत हम सर्टेन अलग उनको रखते हैं दोस्तों, उनको जनरल कंडीशन में काउंट नहीं करते। तो मतलब ये जनरली जब बात की जाएगी तो रूम टेंपरेचर पे मूवमेंट फास्ट होगी, टेंपरेचर डिक्रीज किया, टेंपरेचर नेगेटिव किया, तब भी ये दोस्तों मूवमेंट स्टिल हो रही थी ठीक-ठाक तरीके से। अगर ये मूवमेंट स्टिल होती रही ठीक-ठाक तरीके से लो टेंपरेचर पे भी, तो दोस्तों हम कहेंगे भाई साहब इनको रिजॉल्व करना नामुमकिन है। इन दोनों स्टेट को आप इन दोनों स्टेट में कभी पा ही नहीं सकते। ये यहाँ रुके तो इसको पकड़े ना, ये यहाँ रुके तो इसको पकड़े ना। ये तो तुरंत जैसे तुमने इसको ऐसे देखा, इतने में तुम उसको कंट्रोल करने गए कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, पता लगा वो तो तुरंत उसमें चला गया। फिर तुमने कहा मुझे ये वाला प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, इतने में इसमें कन्वर्ट हो गया। तो मतलब तुम इनको रिजॉल्व ही नहीं कर पाओगे। जो प्रोसेस रिजॉल्व ही नहीं हो पाती उनके कुछ एग्जांपल, जैसे कि एक तो ये तुम्हारे सामने एग्जांपल आ गया, ये इतना फास्ट है कि रूम टेंपरेचर में भी दोस्तों होता रहेगा, लोअर टेंपरेचर में होता रहेगा, इसे रोक नहीं पाओगे। रोक नहीं पाओगे मतलब ये दो स्ट्रक्चर आप इंडिविजुअली कभी ऑब्टेन ही नहीं कर पाओगे। ये दो स्ट्रक्चर इंडिविजुअली ऑब्टेन नहीं कर पाना, कोई स्ट्रक्चर ऑब्टेन नहीं हो रही तो इनडायरेक्टली वो स्ट्रक्चर क्या है? लेस स्टेबल है, या फिर हम कहेंगे दोस्तों उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, बात सीधी है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल जैसे कि सिंगल बॉन्ड रोटेशन हमेशा होता रहता है, हमेशा होता है। तुम रोक के दिखाओ सिंगल बॉन्ड रोटेशन को, हमेशा होता रहेगा सिंगल बॉन्ड रोटेशन अंटिल अनलेस वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, हमेशा सिंगल बॉन्ड रोटेशन होता रहेगा, चाहे रूम टेंपरेचर लो टेंपरेचर हो, टेंपरेचर तुम दिखा दो तब भी सिंगल बॉन्ड रोटेशन होते रहते हैं। मतलब दुनिया मॉलिक्यूल्स की दुनिया में कुछ फिनोमेनन ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम एनर्जी के साथ होते हैं, उनमें सिंगल बॉन्ड रोटेशन एक है, उनमें से ये फिनोमेनन एक है। तो इतनी कम एनर्जी के साथ हो रहे हैं कि तुम टेंपरेचर डाउन भी करते रहोगे तब भी होते रहेंगे, और जब ये प्रोसेस हो ही रही है, ये प्रोसेस आप सेपरेट आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो कहेंगे भाई तो ऐसी सिचुएशन बार-बार हो ही रही है, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ले लेते हैं। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका मेन स्ट्रक्चर ही होगा, वो मेन स्ट्रक्चर यही होगा। तो आज के बाद इनका डिस्कशन करेंगे ही नहीं। मतलब यहाँ हमारा पकड़िंग ने दो स्ट्रक्चर लाके तो दी, पर ये दो स्ट्रक्चर नॉन रिजॉल्वेबल स्ट्रक्चर बन गए, दे आर नॉन रिजॉल्वेबल स्ट्रक्चर। और ये नॉन रिजॉल्वेबल स्ट्रक्चर जब है तो फिर हम इनका जो एक जेनेरिक स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर ले लेंगे, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारा यही रहेगा दोस्तों। दिस इज द स्ट्रक्चर, यानी कि आज के बाद साइक्लोपेंटेन की दुनिया में भी जब हम रिएक्शंस करवाएंगे, आज के बाद साइक्लोपेंटेन की दुनिया में भी जब हम रिएक्शंस करवाएंगे उसमें भी साइक्लोपेंटेन को प्लेनर लेके ही रिएक्शन करवाई जाएगी। ये पकड़िंग शो करता है, बट इस पकड़िंग में दोस्तों नॉन रिजॉल्वेबल स्ट्रक्चर्स पैदा हुए, इनको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। इसकी हम एक हाइब्रिड अमीन स्ट्रक्चर को ही लेके काम चलाएंगे, और इसी स्ट्रक्चर के पूरे प्रोडक्ट्स को डिफाइन करेंगे आगे जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस होंगी। तो मतलब अगर मुझे साइक्लोपेंटेन की प्रॉपर्टीज निकालनी है, उसकी रिएक्शन करानी है, तो आज के बाद उसकी प्लेनर स्ट्रक्चर लेके ही काम चलाएंगे। ये स्ट्रक्चर नॉन रिजॉल्वेबल, इसका कोई काम हमें नॉन रिजॉल्वेबल किसी काम की नहीं है, उसको तुम सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे, उसमें तुम क्या रिएक्शन करोगे, क्या प्रॉपर्टी बताओगे। तो इसकी हम एक दोनों का मतलब इसका मतलब ये हुआ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मतलब इसमें दोनों के गुण हमने काउंट कर लिए कि भाई दोनों के हैं, तो वो यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर लेके हम काउंट करेंगे। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर लेके जब हम बात करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हम दोस्तों पीओएस और सीओएस चेक करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा काम तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नेगेटिव निकाला था। ऑप्टिकल एक्टिविटी नेगेटिव तब निकाल पाएंगे जब स्ट्रक्चर पता होगी, तो पता लग गई है इसकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेनर स्ट्रक्चर ही लेके चल रही है। अब इसमें जब पीओएस निकाला जाएगा तो साफ-साफ निकल रहा है, या इस कार्बन से प्लेन निकाल दो, दोनों कार्बन कार्बन मिरर इमेजेस, दोनों कार्बन कार्बन मिरर इमेजेस, पीओएस लाई कर रहा है, और फिगर है 5 कार्बन की साइकिल है, सीओएस का भी हो नहीं सकता, हेंस दोस्तों पीओएस लाई कर रहा है, सीओएस का भी हो नहीं सकता, हेंस पीओएस मिल जाने से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो नॉर्मल साइक्लोपेंटेन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, नॉर्मल साइक्लोपेंटेन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया। अब इससे बेहतर पकड़िंग प्रोसेस में नहीं समझा सकता भाई, और अब भी नहीं समझा तो फिर तुम कभी जिंदगी में समझ नहीं सकते। बहुत सिंपल सी बात है, इतने आराम से मैंने इतना एक बात को डिस्क्राइब करके समझाया ना, तुम इतना चिन्नी चोरी टाइप के काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। बी अवेयर इन माय क्लास, ऑलवेज फोकस करके बैठिए, हर एक बात तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल के आया, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल के आ चुका है ये नॉर्मल विदाउट सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करा के देखेंगे दोस्तों। तो आइए इन सब्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं। पहले मैंने मोनो सब्स्टिट्यूशन कराया, इस कार्बन पोजीशन पे करा दिया, दूसरा मैंने इस कार्बन पोजीशन पे मोनो सब्स्टिट्यूशन करवा दिया। अब मैं डाई सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूं, और 1 2 पे करवा रहा हूं, डाई सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूं, यहां पे 1 2 पे करवा रहा हूं। 1 2 मतलब नियर बाय का, यहां मैंने करवा दिया एक वेज पोजीशन पे लगा दिया, अभी मैंने एक वेज पोजीशन पे लगा दिया मिथाइल, यहां मैंने वेज पे लगा दिया दोस्तों, यहां मैंने डस्ट पे लगा दिया।
ये 1 2 पोजीशन है, यानी कि नियर बाय कार्बन की पोजीशन। एंड आई अब मैं डाई सब्स्टिट्यूशन ही करवा रहा हूं, डाई सब्स्टिट्यूशन ही करवा रहा हूं और 1 3 पोजीशन पे करवा रहा हूं। 1 3 पोजीशन का मतलब है एक छोड़ के। सो एक नंबर मैंने ये ले लिया, इसकी वेज पे मैंने करवा दिया, तो 1 2 और 3 नंबर मैं लेता हूं, इसकी वेज पे करवा देता हूं। 1 2 3 इधर चलोगे तो 1 2 3 4, तो शॉर्टकट जो है 1 2 3 काउंट होगा, इट्स अ 1 3 पोजीशन, ठीक है। तो यहां पे भी अगर मैं 1 पे लगा देता हूं दोस्तों, यहां पे मैं बस डैश पे लगा देता हूं, ठीक है। ये 1 2 पोजीशन ले लिया, ये 1 3 पोजीशन। तो इनके मैंने कुल मिला के इतने सारे एग्जांपल ले लिए। आइए इन सब में पीओएस यूएस निकालना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले साफ-साफ निकल आ रही है यहां से पीओएस, पीओएस निकल जाएगी, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, खत्म कहानी। और यहां पे देखो इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट का लग जाना कुछ अलग नहीं है। अब यहां से पीओएस निकल जाएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, एक कार्बन से और अपोजिट एच के सेंटर से पीओएस निकलेगी, एक कार्बन से अपोजिट एच के सेंटर से पीओएस निकलेगी, यहां पर भी पीओएस निकलेगी, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव दोस्तों। यहाँ पे दोनों वेज वेज है, बीच में से पीओएस निकल जाएगी दोस्तों, पीओएस निकलेगी तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे वेज जैसे ये वाला पीओएस पॉसिबल था, इसके अलावा कोई पीओएस पॉसिबल नहीं है और यहाँ वेज की इस प्लेन के अराउंड इस वेज की इमेज भी वेज ही आनी चाहिए, जो कि नहीं है। एनसीपीओएस नहीं है और सीओएस तो इस सिस्टम में होता ही नहीं है, और कार्बन की संख्या में रहने से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा दोस्तों। इस सिचुएशन में दोस्तों अगेन ऊपर से निकाल देंगे पीओएस, दोनों वेज एक दूसरे के बाहर आ रही होंगी, मेरी वेज बन रही होंगी, यहाँ पर भी पीओएस लाई कर जाएगा, पीओएस लाई करेगा तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। इधर दोस्तों अभी पीओएस निकालने की कोशिश करेंगे तो वेज की मेरी वेज वेज होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो पीओएस यहाँ पे लाई नहीं करेगा, सीओएस मॉडिफिकेशन होता ही नहीं है, तो हेंस कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। आई होप आपको सारी कहानी समझ में आ रही होगी। फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको सारी सिचुएशन समझ में आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में समझा दीजिए दोस्तों, फटाफट बता दीजिए सारी चीजें क्लियर है। और क्लियर दोस्तों, तो साइक्लोपेंटेन तक की कहानी हमने खत्म कर ली है और साइक्लोपेंटेन तक की कहानी में हमने पकड़िंग भी समझ ली है। तीनों एग्जांपल करने के बाद साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन तीनों में पकड़िंग हुई, तो मतलब प्रोपेन में तो बात ही नहीं करेंगे, ब्यूटेन और पेंटेन में पकड़िंग हुई तो पर हमारे किसी काम नहीं आई, ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि कभी काम ही नहीं आएगी, आएगी जब हम साइक्लोहेक्सेन में जाएंगे दोस्तों। और कल के लेक्चर में जब साइक्लोहेक्सेन करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये पकड़िंग में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में जाके मैं समझ में आएगा कि साइक्लोहेक्सेन का प्लेनर स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होता, साइक्लोहेक्सेन का पकड़ स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, और वो पकड़ स्ट्रक्चर कहलाता है क्या, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो जो हमने साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म पढ़ी है, ऊपर नीचे, ये चेयर फॉर्म क्या है, ये पकड़ स्ट्रक्चर होती है, ये पकड़िंग का ही कारण होता है। वो पकड़िंग का कारण, वो पकड़ स्ट्रक्चर चेयर कैसे बनेगी, वो कल के लेक्चर में हम समझेंगे दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही दोस्तों। तभी मैं इस पकड़िंग पर फोकस कर रहा हूं, क्योंकि पकड़िंग का अल्टीमेटली जो रोल है वो साइक्लोहेक्सेन में समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में जाके रिंग और बड़ी हो जाएगी, पकड़िंग और आसान हो जाएगी, और पकड़िंग आसान होगी दोस्तों तो वहां कहानियां डिफरेंट होंगी। तुमको कैसे डिफरेंट होगी, यहां इतनी फास्ट हो तो वहां और फास्ट होगी, हां, बट वहां कहानी डिफरेंट होगी। वहां कहानी किस प्रकार से डिफरेंट होगी, हल्का सेंड देता हूं। अभी तक की पकड़िंग में एक ही कार्बन प्लेन से बाहर प्लेन से अंदर जा रहा था। साइक्लोहेक्सेन क्योंकि रिंग बड़ी हो गई है, एक दूसरे पे होल्ड कम हो गया है, तो वो ऐसी रिंग है दोस्तों जहां एक बार में एक नहीं तीन एटम, अल्टरनेटिव तीन एटम प्लेन से बाहर और प्लेन के अंदर चले जाएंगे, यानी कि वहां पकड़िंग में एक नहीं तीन एटम पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों पार्टिसिपेट करेंगे तीन, जानने के लिए देखिए अगला लेक्चर। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट भाई। सुमन मन्ना, टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है भाई आपका सुमन हमारे प्लेटफॉर्म पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। मेरे से बात करने के लिए दोस्त बीच में मैं सेशन लेता रहता हूँ। इसके अलावा कोई बात करनी है तो आप जो ऑफिशियल नंबर है केम एकेडमी का, वहां कॉल करके मेरे से कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। हैंड नोट्स बनाओ भाई, मैं खुद के नोट्स बनाने हैं, सब बच्चों को अपने नोट्स खुद ही बनाने हैं, वो नोट्स आपको जिंदगी भर काम आएंगे। खुशी, आपका बैच आपने जिस पर्पस के लिए लिया है उसी को टारगेट करता है। ओके, थिंक अबाउट योर्स नॉट अदर्स। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट, गुड नाइट।